साथियों, आज का टॉपिक भारत के इतिहास में एक इतना भारी डिस्कशन का मुद्दा है जो राजनीति की दिशाएं मोड़ रहा है। कुछ एनजीओ, एडीआर जैसे एनजीओ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, लेकिन आम जन का सहयोग नहीं मिल पाने के कारण से ये कोई विशेष नहीं हो पाया। 2017 की कहानी है, जब जेटली जी ने बजट पेश किया और बजट के अंदर ये कहा कि हम लोग काला धन जो आ रहा है उसको रोकना चाह रहे हैं राजनीति में। तो लोगों ने कहा भाई अच्छी बात है, पेपर में बड़ा हाईलाइट हुआ, दुनिया में लगा जैसे काला धन रुक ही जाएगा। और उन्होंने कहा इसके लिए हम एक स्कीम ला रहे हैं, और इस स्कीम का रूप इन्होंने 2 जनवरी 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी करके, इंडिया गवर्नमेंट का फाइनेंस का नोटिफिकेशन है, और वो लागू किया। तो मेन थीम इन्होंने पूरा संसद में काला धन रोकने के हिसाब से रोका कि केस का ट्रांजिशन होता है वो काला धन के रूप में होता है, और केस को हम रोकना चाह रहे हैं, उसका एक नया प्रारूप करना चाहते हैं, स्कीम लागू करना चाह रहे हैं, वो चालू करेंगे। पहले ये होता था कि 20,000 तक का जो भी केस आता था, इसके ऊपर के पैसे चुनाव आयोग को बताना पड़ता था। आम जन की पोर्टल पे भी होता था कि 20,000 रुपए से ऊपर कोई पैसे हैं तो उसको हम लोग बताते थे, हम देख सकते थे किसी भी कैंडिडेट का। इन्होंने कहा 20,000 को हम 2,000 कर सकते हैं। आज की तारीख में आप 2,000 रुपए किसी को कैश दे सकते हो, बाकी को आपको बॉन्ड ही देना है। तो लोगों को यूं लगा कि बॉन्ड बड़ी अच्छी चीज है और ठीक है, भ्रष्टाचार मिटेगा। अब हम बॉन्ड का प्रारूप जो है उसको हम एक एक मुद्दे को डिस्कशन करेंगे। बॉन्ड का एक नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है जिसमें परिभाषाएं दी गई है कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो है वो नोट होगा जिसको कि नाम दिया गया परमेश्वरी नोट। इसके मायने ये है कि विच शेल बी ए बीडर बैकिंग इंस्ट्रूमेंट एंड शेल नोट कैरी द नेम ऑफ बायर और पे। ये परमेश्वरी नोट के फॉर्म में बना दिया। पहला तो यहीं से जाकर ट्रांसपेरेंसी जो है खत्म कहां से शुरू हुई कि इसकी परिभाषा जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की कर दी। ऑथराइज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है। यानी पब्लिक सेक्टर बैंक के मायने ये हुआ कि सरकार की उसके अंदर दखल है। तो बॉन्ड होगा, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हम आ रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल जो है वो नहीं हो पा रही है, इस कारण से कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इसका ऑथराइज होगा। उसकी ब्रांचेज दे दी और उसी के अंदर आपको परमेश्वरी नोट के फॉर्म में होगा और बॉन्ड होगा वो आप ले पाओगे। ब्रांच जो है उनको दे दिया। कौन दे पाएंगे कि आप कोई भी दे पाओगे, इंडिविजुअल दे पाओगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दे पाएगी, कंपनी दे पाएगी, फर्म दे पाएगी, एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेयर इनकॉर्पोरेट और नॉट एवरी आर्टिफिशियल juridical person not falling within any of the preceding subclause, any agency, office और ब्रांच, और बहुत सारे लोगों को कह दिया कि ये लोग दे पाएंगे। कौन ले पाएगा? एलिजिबिलिटी किसकी होगी कि पार्टी जो रजिस्टर्ड होगी 29A के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 का जो सेक्शन 29 है उसके अंदर रजिस्टर्ड होगी, और 1% पिछले चुनाव में जिन लोगों ने वोट प्राप्त किए। इस 1% की बला के कारण से सारी पार्टियां 200, जैसे राजस्थान में सीट है तो 200 पे खड़ी कर रही है ताकि किसी भी वे में हम बॉन्ड लेने के एलिजिबल हो जाए। जैसे अभिनव राजस्थान पार्टी के चाहे कार्यकर्ता 2 ही नहीं हो गांव में, लेकिन ऐसी छोटी छोटी, एक भारतीय बाप के नाम से भारतीय आदिवासी पार्टी, इस तरह से 2700 करीब पार्टियां हैं कुल। ऐसे रजिस्ट्रेशन कितनी है वो मान साहब इसके बारे में ज्यादा डिटेल रखते हैं, वो बीच में इंटरवेन करेंगे। इन पार्टियों को 1% वोट की लालसा के चक्कर में ये जगह जगह अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, लोगों के वोट तोड़ रहे हैं। तो एक तो ये एलिजिबिलिटी का मामला आ गया। अब आया कि ये केवाईसी जो है वो पता लगेगी, लेकिन किस फॉर्म में होंगे बॉन्ड? 1,000 होगा, 10,000 होगा, 1 लाख होगा, 10 लाख होगा और 1 करोड़ होगा, ऐसे बॉन्ड होंगे। अब मैं इसमें नोट पढ़ रहा था तो 1 करोड़ के बॉन्ड जो है 65,000 करोड़ के
बॉन्ड खरीदे गए 99% जो है वो 1 करोड़ से ऊपर के हैं। अब आप परिकल्पना कर सकते हैं कि भाई किस तरह का फंड इकट्ठा हो रहा है। यानी 99 कुल धन जो आज तक जो ये बॉन्ड हुए उनका 99% 1 करोड़ से ऊपर के हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े नहीं है। 1,000 का किसी ने नहीं दिया, 10,000 का किसी ने नहीं दिया, 1 लाख 10 लाख, तो ये 1% ही बचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इसमें चुनाव में अपना दखल रख रही है। छोटे मोटे तचपूचियों लोगों का इसमें कोई मामला नहीं है। तो ये फिर इनकी वैलिडिटी जो है 15 दिन के अंदर, लेने के 15 दिन के अंदर अंदर अगला जो भी पार्टी है उसको इसको बुलाना होता है। क्रेडिट सेम डे हो जाता है, आपको दिया उस दिन ही हो जाता है, आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है। अब 15 दिन के अंदर यदि नहीं हो तो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में ये पैसा अपने आप में वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन होकर के वो उसमें 13A में चला जाएगा, उसमें आपको अपने आप में होगा। स्वीकार जो है रुपए के रूप में होगा, बाहर से भी पैसा आएगा। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉन्ड के मामले में सरकार जो है 30 दिन तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंटरेस्ट किसी प्रकार का नहीं है, ठीक है ना, और कोई कमीशन नहीं है। ब्रोकरेज और एनी अदर चार्जेस ऑफ इश्यू बॉन्ड शैल बी पेएबल बाय द बायर अगेंस्ट परचेज ऑफ द बॉन्ड। कोई उनको खरीदने वाले के सिर पे किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है। आप बॉन्ड खरीदो तो कोर्स में चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। ये एक ढांचा जो है खड़ा इन्होंने कर लिया और प्रधानमंत्री वाले में चला गया। अब मैं आपको कुछ बातें करा रहा हूं। आखिर ये सरकार में हुआ क्या? सरकार के अंदर ये हुआ कि विदेशी फंड था। ये जो एडीआर वाला का मैंने फुल वीडियो सुना, तो एडीआर वालों ने ये कहा कि भाई सिटीजन कोई भी है और वो जान सकता है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ जान सकता है। कोई भी सिटीजन को ये अधिकार है क्या कि पब्लिक का ये पार्टियां जो है पब्लिक फंड पे या पब्लिकली लाइबल है, तो हम भी इसमें कुछ हैं क्या? हाँ नहीं आप हैं। तब इन्होंने रिट लगाई और एक रिट इन्होंने लगाई थी पहले बंगाल के चुनाव के टाइम। उन्होंने कहा यार रोको इनको, ये बॉन्ड ले रहे हैं, इनको स्टे दो। तो स्टे के अंदर उस टाइम ये वो रंजन गंगई वगैरह थे कि नहीं स्टे विस्टे तो हम नहीं देते, 3 साल से ये बॉन्ड चल रहे हैं तो अभी चलने दो। धीरे धीरे करते अभी फैसला आने वाला, पेंडिंग है फैसला, और इस फैसले में कैसे क्या होगा इसके पहले हम प्रायरली अपने आप में कुछ रेडी हो रहे हैं कि भाई आखिर फैसला आएगा तो हम उनको पढ़ेंगे, क्या उसमें हुआ क्या नहीं होना चाहिए था। तो इस फंड है, इसके पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट था पहले, तो विदेश से पैसा नहीं ले सकते थे, इसमें बदलाव किया। कौन कौन से कानून बदले इसका मैं कर रहा हूं, 2-4 कानून है उनका मैं वर्णन कर रहा हूं आपको। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में बदलाव किया गया, राइट टू नाउ है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है इसमें विदेशी फंड आएगा तो आए। और फिर क्या हुआ कि कंपनी एक्ट में बदलाव किया। कंपनी एक्ट में पहले यह था कि कोई भी पार्टी कंपनी जो है चंदा देगी तो 3 साल का नेट प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा नहीं देगी। ये कैप थी पहले के जो 20,000 का तो था ही वो रोकड़ का, लेकिन कंपनियों को यह था कि भाई आप जो है 3 साल का एवरेज निकाल के और उसका 7.5% से ज्यादा नहीं दोगे। तो वो चेंज करके कंपनी एक्ट में कहा कि चाहे जितना दो मर्जी, पूरी कंपनी लुटा दो भले आप, कोई आपको फुल छूट है। एक कंपनी एक्ट में बदलाव किया, एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में बदलाव करके विदेशी फंड की एंट्री के अंदर किया, और एंड में ये जाकर के केस हो जाता है। तब इस एडीआर वालों ने ये कहा कि जब केस की फॉर्म में तुम मान रहे हो काला धन है, तो ये तो लास्ट में जाके केस ही तो बनेगा, तो फिर क्या मतलब हुआ इसका? इसमें जो भी बॉन्ड के रूप में था तो जनता को नहीं बताना बात कि किसी है, लेने वाला देने वाला दोनों एक है, तो केस चाहे केस में दे चाहे बॉन्ड में दे, पैसा तो केस में हो जाएगा। या तो बॉन्ड टू बॉन्ड कोई पेमेंट हो रहा हो तब तो कोई बात बने कि भाई बॉन्ड जा रहे हैं, वैसा भी नहीं है। एंड में ये केस हो जाता है तो इसके मायने क्या है? अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा इसमें
फिर इन्होंने एक FCRA का एक्ट था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट था, कि फॉरेन का कंट्रीब्यूशन था, उसके अंदर बदलाव किया। बदलाव क्या किया कि 1976 से कोई चीज हुई है तो वो लागू है। मान साहब सहित पढ़ के आए होंगे, इसके अंदर सुवालाल जी भी पढ़ के आए होंगे, मिजोरम से जुड़े। 1976 से FCRA कानून के तहत ऐसा बदलाव दुनिया में रेट्रोस्पेक्टिव कंसेप्ट पे इन्होंने कर दिया है कि 1976 से जो कोई भी है उसके अंदर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है तो वो चालू होगा, क्योंकि 75 में इमरजेंसी लग के 76 में ये बन गई थी पार्टी, तो इनके भी कुछ लिए हुए थे, तो इन्होंने कहा कोई गिरे में नहीं पड़े, इसलिए अपना 1976 से FCRA में चेंज कर दिया। फिर इनको एक RBI एक्ट में बदलाव करना पड़ा। RBI एक्ट में बदलाव करने के अंदर RBI में परमेश्वरी नोट का मॉडल नहीं था, तो परमेश्वरी का ये जो है प्रोमिसरी नोट के मामले में इन्होंने परिभाषा डाल के RBI कानून में, उसके अंदर सरकार की कोई दखल नहीं थी, तो ये एक बदलाव और किया। इन्होंने बदलाव किया, कंपनी एक्ट में 7.5 वाले का 3% से ये बदलाव किया। FCRA के अंदर बदलाव किया, 1976 से कोई भी माल लाया तो ओके होगा। RBI एक्ट में बदलाव किया प्रॉमिसरी नोट के अंदर। CIC का जो था, चीफ इंफॉर्मेशन जो RTI लेते हैं, उसको ये कहा कि तू एक नोटिफिकेशन निकाल, तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, नोटिफिकेशन ऑर्डर निकाला, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट निकालती, ऑर्डर ये निकाला कि आज जो नेशनल पार्टी, पहले 6 थी अब 8 हो गई है आम आदमी पार्टी की, इसलिए लड़ाई अभी ज्यादा चल रही है, आम आदमी पार्टी और एक पार्टी और है जो नेशनल पार्टी। इस ऑर्डर में यह कहा गया कि इनके अंदर आया हुआ फंड ये किसी RTI के दायरे में नहीं आएगा, ये एक नई कहानी पैदा की। फिर इन्होंने कहा कि भाई 65,000 करोड़ रुपए 99% 1 करोड़ से ऊपर के आए हैं, तो इससे क्या मायना हुआ, वो छोटा मोटी रकम तो कोई दे ही नहीं रहा, बड़े बड़े लोग ही पैसे दे रहे हैं। फिर इन्होंने ये में ADR ने जो सुप्रीम कोर्ट में है उसका में मुद्दे जो उठे हैं उसके ऊपर कह रहे हैं कि ये आप लोगों ने बदलाव कर दिए थे, ये तो आपके फेवर के बदलाव ज्यादा हैं। SBI जो है PSU है आपका, इसका मालिक प्रधानमंत्री है, तो आपको तो पता है कि पैसा कैसे दे, तो आप तो बदला निकाल लोगे, दूसरे को पैसा मिलेगा ही नहीं, दूसरी पार्टी को। RBI जो है उसके पास में आपने बैंक जो बनाया वो SBI बनाया, तो इन्होंने ये एक ऑब्जेक्शन लगाया। फिर इन्होंने एक किया कि भाई BJP को इसमें से 65% फंड मिला और बाकी सारी पार्टियों को जो है 35% ही फंड मिला है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि भाई इस जे पैसे का, बॉन्ड का पैसे का वो जो देने वाला, इसको एक देना नहीं लगता, ने इनको इनकम टैक्स की छूट है। लेकिन बैंक ने कहा कि हमें तो कमीशन दो भाई, तो कमीशन भारत के कंसोलिडेटेड फंड से बैंक का कमीशन दिया जाता है, यानी चंदा जाएगा पार्टियों को, और पब्लिक सेक्टर बैंक जो नहीं, आपका जो कंसोलिडेटेड फंड है भारत की जनता का पैसा है, उसका कमीशन बैंक को दिया जाएगा, SBI को दिया जाएगा। ये एक नई कहानी इन्होंने की। तो ये सारे पॉइंट इन्होंने उठाए। फिर इन्होंने कहा कि भाई ये जुडिशियल इवेजन है, ये हमला है एक तरह का जुडिशियल का। क्यों हमला है कि रंजन गोगोई के टाइम में इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे छोटे मोटे कुछ पेटी सुझाव आए हैं तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे करके पेशियां टालते रहे। टालने के बाद में फिर 3 जज की एक बेंच बनाई, उस बेंच ने 3 साल से चल रहा है ये मैटर। उस बेंच ने जब ये कहा कि बंगाल वाले चुनाव, और उस टाइम ADR ने कहा भाई इनके ये अभी तो रोक दो, हमने रिट कर दी, तो अब तो कम से कम इलेक्ट्रोल बॉन्ड जब तक फैसला नहीं हो तब तक रोक लो। तो नहीं, 3 जजों ने कहा नहीं नहीं रोकना नहीं है, चलने दो। अब चलने दो, तो अब इन सारी परिस्थितियों में सारे इस मैटर के अंदर जाएं तो कितने बड़े बदलाव ट्रांसपेरेंसी के नाम से और काले धन के नाम से। काला धन तो सफेद धन एक केस में कन्वर्ट हो जाएगा लास्ट में, इतना घूमना है। इस घूमने के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा जो ढांचा खड़ा किया, विदेशी फंड लाने के लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, कंपनी एक्ट में बदलाव करके 7.5% से लेकर के चाहे जितना धन दे उसकी छूट, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो है
एक्ट है, कितना हो सकता है वो उसको 1976 से आप रेट्रोस्पेक्टिव लागू करो, आरबीआई के एक्ट में करके परमेश्वरी नोट करो जहां आपको देना नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि ये मनी है, लेकिन मनी बिल घोषित कर दिया। मनी बिल 110 में संविधान का 110वां आर्टिकल है, उसके अंदर जो है मनी बिल घोषित होता है। मनी बिल का पावर होता है लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ओम बिरला ने इसको मनी बिल घोषित कर दिया। इसके मायने ये है कि राज्यसभा में 2018 में इनके पास बहुमत नहीं था, तो राज्यसभा में नहीं अड़े, आरबीआई में नहीं अड़े, कंपनी एक्ट में नहीं अड़े, विदेशी फंड में रिप्रेजेंटेशन के अंदर नहीं अड़े, और सीआईसी में, आरटीआई में नहीं अड़े, नेशनल पार्टियों का आर्ट के लिए देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बाकी पार्टियों का फंड यदि लाए आरटीआई में, आज का ऑर्डर निकाला है, वो ऑर्डर मिले हमें, कौन कौन से ऑर्डर इसने सीआईसी ने ऑर्डर निकाला, तो दूसरे पार्टियों का मांगे कि भाई किसके पास कितना धन है, क्या है। अब 1% वाली बीमारी के कारण से सारे अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, तो ताकि किसी भी तरीके से मेरे 1% वोट बन जाए तो अगले में मैं मेरा जो है वो बॉन्ड ले लूं। इस बॉन्ड की बीमारी ने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को कोने में डाल दिया। अब ये फैसला पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, फाइनल हो गया है, आएगा। जब भी हम लोग सुनेंगे, जो जो भी ये चीजें हुई है वो मैंने आपके सामने संक्षेप में 10-15 मिनट जो भी हुए इसमें रखी है। अब मान साहब आप पार्टियों का हवाला और ये करके 5 मिनट में आप कहें, फिर मैं शिवालाल जी को लेऊंगा, वो भी अपनी तैयारी करके आए होंगे, और इसके बाद में धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। तो मान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो इतने बदलाव किए, और इन्होंने एक मैं जोड़ दूं और कि जो एडीआर ने कहा है कि बॉन्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनली, ये है क्या? संवैधानिक रूप से बॉन्ड देना है, एक तो सवाल इनका ये खड़ा किया था इन्होंने। एक था राइट टू नाउ, जो क्वेश्चन 2 खड़े किए थे कि ये संवैधानिक रूप से बॉन्ड क्या वाजिब है, इसको परमेश्वरी नोट घोषित करके इतना करके और किसी को बदलाव नहीं करो, और राइट टू नाउ के अंदर हम सिटीजन हैं, हमें पता होना चाहिए। तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ आज नेशनल पार्टियों का पता नहीं होगा। तो मान साहब आप अपना कोई उद्बोधन अपने हिसाब से दीजिए। नमस्कार जी, आपने वैसे पूरा डिटेल में समझा दिया एक तरह से, कब से लागू हुए, क्या प्रक्रिया थी। क्योंकि अब ये 3 दिन चली है बहस, 2 नवंबर तक, 31 अक्टूबर से और 2 नवंबर तक लगातार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी 5 सुप्रीम कोर्ट के जज इसमें बैठे थे, मुख्य न्यायाधीश भी थे चंद्रचूड़ जी। तो पूरा एडीआर ने जो ये केस तो 2-3 साल से चल रहा था वैसे, लेकिन ज्यादातर सुनवाई इसकी विशेष तौर से अब फाइनल हुई है, और उन्होंने अपने जजमेंट को सुरक्षित रख लिया और कुछ सुझाव दिए हैं कि सरकार इसमें जो है ना ये चीजें सुधार करे। तो इसमें उन्होंने मुख्यतः जो है अभी 5 चीजें बताई सुप्रीम कोर्ट ने, कि इन बातों पे जो है ना अब आगे से इनको सरकार को सुझाव दिए हैं इनकी बहस के बाद। क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने तो पूरा सरकार का बचाव करते हुए 3 दिन लगातार जो है ये कहा कि ये नीति सही है, नहीं इसमें काला धन नहीं आता, फलाना हमने सही कानून बना रखे हैं। और उनको ये भी कहा, यहाँ तक कह दिया सॉलिसिटर जनरल ने कि जो मतदाता है उनको अधिकार नहीं है पूछने का किस पार्टी ने किसको वोट दिया। तो इस पर जो है चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तो संविधान का उल्लंघन है, उनके अधिकार है जो वोटर्स के, उनको जानना भी जरूरी है। तो इसलिए पूरी बहस के बाद उन्होंने 5 जो है सुझाव दिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट लिखा है। हालांकि बाद में आएगा जजमेंट, तो क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा कि जितनी भी पार्टियों के पास 30 सितंबर तक का जो चंदा आया है उसका ब्यौरा ये देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनको दे देगा। इसमें टाइम दे दिया कि 30 सितंबर तक कितना चंदा आया उसको इकट्ठा करके दे दें, और तब तक सरकारों को ये 5 सुझाव दिए कि इस पे ये करेंगे, विचार करें, मतलब इसको चेंज करने की। क्यों ये कहा कि वापिस जो पुरानी थी कैश दें, उस पर भी नहीं माने उन्होंने। तो ये 5 सुझाव इसलिए दिए कि पहला दिया इन्होंने कि चुनाव प्रक्रिया में नकदी तत्व को कम करने के लिए की आवश्यकता है, मतलब नकद तो होना चाहिए, जैसे 2000 तक नकद देते हैं, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि इसको भी इसको सोचे कुछ और उसकी प्रक्रिया अपनाएं। दूसरा सुझाव दिया कि अधिकृत बैंकिंग चैनलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई उन्होंने, यानी बैंकिंग में सुधार किया जाए इसमें। दूसरा तीसरा है बैंकिंग चैनल है, बैंक के थ्रू जमा करते हैं एसबीआई, उस उपयोग को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उसके लिए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम इसमें जो एसबीआई के
जो शाखाएं हैं 29 पूरे देश में, उनकी जगह रिजर्व बैंक को ही हम ऑथराइज कर देंगे कि आगे से इसमें, तो वो भी उन्होंने मारा नहीं इसमें कि इसको नहीं रिजर्व बैंक में करो, या और इसमें काफी सुधारों की आवश्यकता है। जो बैंकिंग चैनल है जिसके थ्रू वे बॉन्ड लेते हैं, और इसके फिर कहा कि इसमें पारदर्शिता की बहुत आवश्यकता है, कि पारदर्शिता नहीं होती इसमें। पारदर्शिता का मतलब पता चला है ना गवर्नमेंट किसको कितने आए क्या आए, तो पूरी जो है पारदर्शिता की भी आवश्यकता बताई। पांचवा कहा इन्होंने जो किक बैक और बदले की भावना को वैध बनाने की रोकथाम के लिए कहा। किक बैक और बदले की भावना मतलब जैसे किसी पार्टी किसी मतलब कॉर्पोरेट जगत ने 2 करोड़ रुपए दे दिए बीजेपी को, और 1 करोड़ दे दिया दूसरी पार्टी को, समाजवादी को या आप पार्टी को, तो इनको आपस में पता चलता है तो गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो उससे बदला लेते हैं वो, कि आपने इसको दिया था तो उसका नुकसान करने की कोशिश करते हैं, उसके टेंडर नहीं लेंगे, उसको कोई काम नहीं देंगे, ठेका नहीं देंगे। तो इस प्रवृत्ति को किस तरह रोका जाए, तो ये 5 चीजें उन्होंने सुझाव के लिए दी। और जैसा कि आपने बताया कि ये तो कई मतलब आज से 50 साल पहले से चल रहा है, 65 से ही। एक बॉम्बे ये कोई सबसे पहले चला था बॉम्बे हाई कोर्ट में थे चीफ जस्टिस बॉम्बे छागला जी, उन्होंने कहा था कि ये डोनेशन तो होना नहीं चाहिए, काहे की राजनीतिक पार्टी कोई डोनेशन नहीं दो। उसके बाद काफी सरकारों चला ये, उसमें संसद में भी कई बार बहस हुई है। तब लोगों ने कहा कि नहीं चंदा तो इनको दो, लेकिन इसकी व्यवस्था क्या हो। बाद में कहा कि जो प्रॉफिट जो कंपनियां देती हैं जिनको मिनिमम अपने प्रॉफिट का 3 साल का एवरेज निकाल के, और 5 पहले कहा 5% तक दे सकते हैं उसका। मान लो एक कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 5% वो 5 लाख तक चंदा दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब जो ये 18 में इन्होंने संशोधन किया उसमें तो अनलिमिटेड से कंपनी को नुकसान हो वो भी 1-1 करोड़ दे रही। यही तो फिर उन्होंने चीज पकड़ी चीफ जस्टिस मतलब न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने, कि जिस कंपनी को नुकसान हो रहा है, जो सेल कंपनियां हो या कोई कंपनी हो, तो नुकसान में अपने कहां से लाके देगी वो, उसका क्या राज है, वो पूछा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये उन्होंने बात सबके मतलब ध्यान में आई कि ये तो बिल्कुल मतलब गलत है, ये इन्होंने जो किया है सुधार, ये जो कानून बनाया 18 का, ये उन्होंने पूरा पढ़ के सुनाया था अपने प्रशांत भूषण जी ने, और अपने ये पीबल इनके एडीआर के जो एडवोकेट थे सिब्बल साहब, इन्होंने इतने उदाहरणों से इनको समझाया कि ये चीजें हैं इनमें गलत जो किए इनको सुधारों में सुधार करो। तो 5% के बाद इन्होंने 7.5% का लाया, कि जितना जो प्रॉफिट हो किसी कंपनी में पिछले 3 साल का एवरेज निकाल लो। मान लो एक कंपनी को पिछले 3 साल में 1 करोड़ का फायदा हुआ है तो उसमें से 7.5% का हिस्सा ही वो दान कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन इन्होंने तो 18 में जो बना दिया कि कितना भी दे सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड कर दिया, कोई लिमिट ही नहीं रखी। फिर जो जो ये बीच बीच में कई बार मतलब पीएल इन्होंने पिटीशन लगाते रहे कि एडीआर वो है इसके देश की मतलब सबसे बड़ी जो जागरूक है संस्था, उन्होंने अपने ये वकील किए सिब्बल साहब, और प्रशांत भूषण तो मेन थे सीनियर एडवोकेट, इसके अलावा इनके सहायक थे 10-15। इन्होंने एसबीआई के अधिकारी भी बुला रखे थे। 3 दिन जो बहस चली लगातार, और मतलब 6 पारियों में चली वो, पहले मतलब मॉर्निंग में लंच होता था 1 बजे, फिर 2:30 बजे ही दोबारा शुरू होता था, शाम को 5 बजे तक पूरी बहस चली। तो उसमें इसके रिजर्व बैंक के, एसबीआई के और अन्य संस्थाओं के भी अधिकारी उसमें शामिल थे, और पूरा उन्होंने पूरा जो है वो इसका डिटेल में सभी को समझाया, और अपने उदाहरण देते हुए इतना अच्छा ये केस लड़ा गया। पहली बार मतलब ये भारत की एक तरह से इसमें न्याय प्रणाली में इतना अच्छा सुझाव इन्होंने दिया और इतनी अच्छी बहस हुई, तो जनता को पता चला कि इस सुझाव से। हाँ जी, हाँ मैंने कहा वापस मैं आपको लेऊंगा। मैं ये कह रहा था कंपनी एक्ट के अंदर फॉरेन की जो कंपनी है उसका भी इन्होंने बदलाव कर दिया। ना बदलाव ये कर दिया कि यदि फॉरेन की कंपनी है और इंडिया में उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है वो चंदा दे सकती है। पहले था कि फॉरेन से चंदा नहीं देंगे, लेकिन फॉरेन से तो नहीं देंगे, लेकिन फॉरेन की कंपनी है उनकी सब्सिडरी सहायक कंपनी यदि भारत में है तो वो कितना भी चंदा दे सकती है। और वो क्या होती है, सेल कंपनियां होती है, फर्जी कंपनियां होती है, तो उनके नाम से चंदा देने लगे। तो फॉरेन का चंदा तो आ रहा है, ये तो मान लिया नहीं इन्होंने, मतलब इन्होंने प्रूव कर दिया। वकील दोनों वकीलों ने, अपने सिब्बल साहब ने और ये प्रशांत भूषण जी ने भी, कि ये सेल कंपनियां हैं जिनका आता है ज्यादातर चंदा, और क्योंकि ये संविधानिक प्रोविजन है। एक मैं मान साहब मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था काफी अपना सिरे पे, ये सीएससी जो इंफॉर्मेशन कमीशन है ये आरटीआई की भेजती सूचना, तो सोनी बात कर रहा ओल्डर
हाँ, क्या ये है कि आज नेशनल पार्टी का हम रिकॉर्ड नहीं ले सकते। यदि 8 का नहीं ले तो बाकी का ले सकते हैं कि नहीं, ये तो ये भी कहीं आरटीआई के मिले। अंदर, हाँ, इनको माना आरटीआई नहीं से कि या आरटीआई का नियम लागू नहीं होता जी इनके पे, ये उन्होंने जो कर रखा है होल्डर कानून। सीआई हाँ, सीआई सीआईए नहीं, चीफ आरटीआई का आज इंफॉर्मेशन पार्टी कमीशन, के बिल्कुल। लिए नहीं लगता हाँ, है। वो आरटीआई के इंफॉर्मेशन के थ्रू आती है। राजस्थान का स्टेट का अलग होता है, सेंटर का सेंटर में है, हाँ, पूरे देश का। तो उसमें वो इन्होंने वो चलो कानून बना रखा कि आप इसकी सूचना नहीं दे सकते। मतलब कोई मांगेगा, कई बार मांगी तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ये हम दे नहीं सकते, कानून ऐसा बना हुआ है कि इसकी सूचना नहीं दे सकती। कईयों ने बैंकों से मांगा कि बताओ भाई किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, तो इन्होंने इसका साफ मना कर दिया कि नहीं, इसका हम चलो ये एक हैंड रेज कर रहे हैं उदय सिंह जी, क्या हाँ नाम है, हाँ हाँ, आप नहीं, अपना इनको ले लो, परिचय भी फिर दो बाद भाई, में आ बताओ जाऊंगा। आप। तो ठीक। हाँ, बोलो, फिर मैं सुवालाल जी के पास जाऊंगा, फिर बाद में आऊंगा मान साहब आपके पास। आप बोलिए, आप हैंड रेज कर रहे थे, अपनी बात को 1 मिनट समाप्त करिए, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अरे ये सर उदय कुछ नहीं, मैं तो उदयलाल। ये बंद कर रहा था, मतलब सुन रहा था, इसमें मेरा हार्ट टच अच्छा, हो गया। आपकी अच्छी ठीक चल रही है, ठीक आप ठीक ठीक, चलो बातचीत चलो सुन रहा हूँ चलो सर। चलो चल चलो चल, ठीक ठीक, बहुत। हाँ सोनाल जी, मैं आप थोड़े से लेट जुड़े हैं। 5-4 बदलाव, पीपल्स एक्ट में बदलाव, कंपनी एक्ट में बदलाव, FCRA जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो एक्ट बना हुआ उसके अंदर बदलाव, उसका 1976 से RBI कानून में बदलाव, मनी बिल बना के इनको दे दिया, CIC को दे दिया, और कुल मिलाकर के इसका रिजल्ट ये रहा कि 65,000 करोड़ रुपए, 99% इसका फंड है वो 1 करोड़ से ऊपर का है। और SBI इनकी संस्था, गवर्नमेंट इनकी, 65% चंदा इनके पास, और इसके ऊपर टैक्स या कमीशन बैंक को देगा तो वो कंसोलिडेटेड फंड भारत से मिलेगा। ये सारी बातें इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर बहुत ही सीरियस है, और ADR ने ये बातें उठाई है। मुकदमा फाइनल हो चुका है, आने वाला है इसका रिजल्ट भी। हम पहले से ही माइंड मेकअप कर रहे हैं। तो सुवालाल जी, फिर मनाराम जी वकील साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपना व्यू पॉइंट लेंगे। तो सुवालाल जी, आप इसके अंदर कोई एड ऑन करें कि बात के अंदर कोई आपके ध्यान, तो बार बार रिपलने से कोई सेशन में ठीक नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बात को, सुवालाल जी आप बताइए। धन्यवाद हनुमान राम जी। मैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट कहना चाहूँगा। वो जो बहुत बड़ा सीरियस मामला है कि राइट टू इंफॉर्मेशन है, और जो आर्टिकल 21 भी है और आर्टिकल 19 है, इन दोनों का उल्लंघन ये सारे प्रोसेस में हो रहा है। मतलब जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1), उसमें यह है कि राइट टू इंफॉर्मेशन आता है, तो उसका उल्लंघन यह है कि आपने कहा था कि मतदाता वोटर है किस पार्टी को वोट दे, ये सीक्रेसी का मतलब राइट बनता है, तो आर्टिकल 21 में आता है। लेकिन हम वोट दे के तो लोकतंत्र की जो डेमोक्रेसी है, इलेक्शन है, मैंडेट है, वो हम करते हैं। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19(1) में हमें राइट है कि पैसा किसके पास आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। आदमी जो आम आदमी है, नागरिक, उसका तो 1 रुपया भी पता है सरकार को कि कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। लेकिन सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है और सरकार कहाँ दे रही है, भेज रही है, ये क्यों नहीं है जनता को जानने का अधिकार। तो यही है कि ये सब जो एक्ट आपने बताए जिनमें अमेंडमेंट किया है, कोई आधा दर्जन एक्ट है उनमें अमेंडमेंट कर दिया, ये सारे अमेंडमेंट है ये आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन करते हैं। और साथ में आर्टिकल 21 में जो
प्राइवेसी और सीक्रेसी है उसका भी ये उल्लंघन करते हैं। देखिए सरकार कोई फॉरेन विदेश के अंदर कुछ आप, क्योंकि आप इंटरनेशनल इवेंट पे नजर रखते हैं और स्टडी भी आपकी है, विदेश में ये लेके आए थे काला धन रोकने, कोई ऐसा कंसेप्ट आपके ध्यान में विदेश का हो, कोई जो हमारे बीच में शेयर कर सकते हो, किसी देश के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसमें भाई काला धन नहीं और आम पब्लिक को राइट टू नाउ के तहत पता भी लगे कि भी हम दे रहे हैं, कितना फंड दे, उसकी लिमिट भी हो, पार्टी भी खर्चा करे तो सीमित है ना, खर्चा जब सरकार ने सीमित कर रखा उसके ऊपर क्यों लिया इन्होंने 65% धन का, ये क्या करेंगे भाई? आपके जितने कैंडिडेट खड़े हैं उन 70 लाख की लिमिट है, गुणा कर दो उसको, उससे ज्यादा धन से आप क्या इकट्ठा क्यों कर रहे हो, इकट्ठा फालतू क्यों इकट्ठा कर रहे हो? ऐसी कोई व्यवस्था आपके ध्यान में किसी देश की हो तो हमारे बीच में शेयर करिएगा। सुवालाल जी, देखिए यूरोपियन कंट्रीज में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक और डेवलपमेंट OECD है, उसके अंडर में है कि यूरोपियन कंट्रीज के जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज है वो अब जो जहाँ इलेक्शन होते हैं या जो मेंबर है वहाँ पर ये है, मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन की तरह इलेक्शन जिस भी मेंबर कंट्रीज में हो रहे हैं वहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी है जो आप बता रहे वैसा। इसके अलावा ये सिंगापुर में भी है कि सिंगापुर में भी मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना अकाउंट डिटेल से है, मनी कहाँ से आ रही है, अकाउंट जिनसे आ रही है वहाँ पूरा ऑनलाइन ही जारी कर देती है। और इसी तरीके से अमेरिका में भी तो इलेक्शन होते हैं, हालांकि अमेरिका में इस तरीके से ऑनलाइन डिटेल जारी करने का पार्टी तो नहीं करती है, लेकिन जो डोनेट करते हैं या जो फंड देते हैं वो जारी करते हैं। तो अमेरिका में इतनी ट्रांसपेरेंसी है, बिना वहाँ पैसे के तो कोई इलेक्शन होता ही नहीं है प्रेसिडेंट का। लेकिन इन देशों में है, OECD कंट्रीज है, सिंगापुर है, अमेरिका है, यहाँ पर है ये प्रोविजन कि जो भी मनी आती है इलेक्शन में उसका ऑनलाइन डिटेल उपलब्ध है। तो इसी का तो उल्लंघन हो रहा है इंडिया में कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, खासकर जो आर्टिकल 19(1) है। तो मेरे पास तो ये जानकारी है। चलो सुवालाल जी, अब मैं घनश्याम जी आपसे कुछ ह्यूमैनिटी के तहत चाहूंगा कि एक आदमी चुनाव में खड़ा होता है, मैंने भी चुनाव लड़ा है इसलिए मेरी कुछ जानकारियां हैं, सारी डिटेल हम देते हैं, इतना धन है मेरे पास में, मेरी पत्नी का इतना, मेरा इतना सारा है, इतने मेरे मुकदमे हैं, और जो भी हमारे सपोर्टर हैं उनके नाम पत्ते सारे हम पूरी सूचना पब्लिकली हम पब्लिक डोमेन पे डाल रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि पार्टी धन से क्या करे, सवाल एक ह्यूमैनिटी की तहत करे, पार्टी धन से क्या करे? कैंडिडेट खड़ा है, वो खुद कह रहा है मैं तो अरबपति हूं, पैसा उसके पास बहुत है, तो उस आदमी को पैसा देने की पार्टी क्यों दे उसको? रहा सवाल पार्टी अपना कैंपेन, क्योंकि ये ADR वालों ने ये कहा कि भाई आप धन कहाँ खर्च करना कहाँ चाहिए, तो इन्होंने कहा कि हम अपनी आइडियोलॉजी को प्रचार करने के लिए ये करते हैं। अब आइडियोलॉजी के प्रचार में कितना खर्चा लगता है, इतना धन कहां से क्या करेंगे ये लोग? इतना जो है 65%, 65,000 करोड़ रुपए तो 99 मतलब 70,000 करोड़ रुपए तो आ चुके हैं, ये पिछले साल के डेटा है। तो 1 लाख करोड़ का फंड पड़ा है, इसमें से 60-70% आपके पास पड़ा है, तो कहां खर्च करोगे? अब इस फंड को आप इकट्ठा करो कंपनियों के पैसे लेकर के, तो क्यों इतना धन इकट्ठा करने का उद्देश्य क्या है? क्या हम पब्लिकली या पब्लिक के अंदर इस बात को ले जाएं? आप भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं चुनाव वाले, तो उसके अंदर धन की ये लाइन भी जोड़े हैं, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट कल मैं सुन रहा था कि भाई कितना धन दे, जैसे 7.5% का लिमिट था, ठीक था, पहले 5 ही था, ठीक ठाक था, अब ये चाहे जितना दे, फॉरेन का दे, कितना ही दे, नहीं हो तो भाई नेशनल रिलीफ फंड में रख दो उसको, पैसे को पार्टी के फंड में क्यों रखो? ये पैसा आया है, कितना हुआ, कितना खर्च हुआ, अगर पूरे के पूरे खर्च नहीं हो रहे, जैसे मेरे जैसे आदमी खड़े हुए थे तो उन्होंने तो हमें तो 10 लाख में सेवा छाट ली थी, उस टाइम शायद 40 लाख का 50 लाख का ऐसी बहन थी, आजकल 70 हो गया,
तो हम इतना खर्च थोड़ा ही करते, हमारे पास का आते, खर्च करने के अंदर भी दुनिया भर की है। कागज भी छपा दिया तो प्रिंटिंग प्रेस का नाम लाओ, उसके बिना नहीं हो तो बड़ा भारी इनका वो करके, वो चुनाव आयोग में एक बंदा तो मेरा 24 घंटे ही उस चुनाव आयोग के उस दफ्तर के बीच में ही घूमता रहता था। वो बिल लाओ, वो अकाउंटेंट साहब ने कहा ये बिल आप लाओ, उसका ये फलान लाओ। तो हमें इतनी टाइटनेस थी। एक आदमी तो मेरे साथ भंवर सिंह जी, आज भी मुझे याद है, उनसे अकाउंट नहीं बना तो वो मूर्छित हो गए। हम 16 आदमी खड़े थे एक ही सीट पर, वो मूर्छित हो गए और वो हॉस्पिटल ले गए उनको। और क्या हुआ तो पता लगा कि वो आदमी अनपढ़ टाइप था, सांसद में खड़ा हो गया। मैं तो इंजीनियर था, टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट दे रहा था, सारा दे रहा। हमें इतनी चुनाव लड़ने वाले का इतना टाइटनेस, पैसा, मतलब ये क्यों धन इकट्ठा कर रहे हैं, ये सवाल हमारे सामने है कि इतना धन इकट्ठा करने का उद्देश्य क्या? पार्टी की लिमिट नहीं बनाई जा सकती क्या? इसमें अपना क्या कहना चाहेंगे? फिर मनाराम जी से हम जो वकील हैं उनसे अपने हिसाब से लेंगे। घनश्याम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? और आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई सुझाव देना चाहेंगे तो पार्टी के फंड को भी तो लिमिट किया जा सकता है। जब खर्चे में लिमिट है तो क्यों भी इकट्ठा कर रहे हैं? सभी को नमस्कार। अच्छा हनुमान जी, अपन सब ये सुझाव देते हैं ना कि ये कोई फंड जो इकट्ठा हो रहा है वो कोई सेंट्रल जो भारत सरकार का कॉमन फंड है उसमें डाल दे, पार्टियां अपने पास क्यों इकट्ठा कर रही है। और सुझाव तो आप लोगों से मांगो तो आम आदमी भी सुझाव दे देगा, सुप्रीम कोर्ट भी सुझाव अपने दायरे में देता है। और घूम फिर के जो भी सुझाव जो लागू क्यों नहीं हो रहे हैं या क्या कर सकते, वो जनता की मेंटलिटी पर निर्भर करता है। ओवरऑल जो सिस्टम जो चलता है वो उस हिसाब से चलता है कि लोगों की मानसिकता क्या है। अच्छा, आप भी कई जगह मीटिंगों में जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो वो जो ऑडियंस सामने होती है उसके मुताबिक अपन बोलते हैं। अपन जानते हैं कि यहाँ किस टाइप के लोग इकट्ठे हुए हैं। एक ही जात के लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो अपना जो सोशल वर्कर भी जहाँ उसमें जाएगा वो अपना स्टेटमेंट भी उसका दायरा ही बन जाता है। तो उसी तरीके से आज जो पूरी दुनिया की जो मानसिकता है और जो हमने व्यवस्था बनाई है उसका आधार ही धन है। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई धन एक पार्टी क्यों ले। अच्छा, धन इकट्ठा करने का ही कंपटीशन है, उसके लिए सत्ता में जाते हो आप तो धन इकट्ठा लीगली और इलीगली। इलीगली है तो सत्ता में बैठे वाले इलीगल को भी लीगल बना देता है। जैसा अभी एक्ट में 5 एक्ट में चेंज कर दिया। पहले जो थोड़ा बहुत था, पब्लिक इंटरेस्ट के कानून थे, एक कंपनी कोई चंदा भी दे तो लिमिट में दे, ट्रांसपेरेंसी का, तो ये सारे थोड़े पब्लिक इंटरेस्ट में थे। अब जो सिस्टम जो पूरी वर्ल्ड स्तर पर भी कंपटीशन बढ़ गया है और देशों में भी कंपटीशन बढ़ गया, पार्टियों में सत्ता का भी बढ़ गया है और धन इकट्ठा करने की जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनके बीच भी तेज गति से कंपटीशन बढ़ गया। तो उसमें जो जनता को दिए गए राइट थे, चुनाव प्रक्रिया में भी जो अधिकार दिए थे, सूचना के अधिकार वगैरह, वो भी छीने जा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि हम जो सोशल वर्कर है ना, उनका जो काम, एक तो सिस्टम के दायरे में सुधार वाली जो बातें हैं, वो दौर भी हमसे निकल गया है। अब तो वो सीधा लोगों का जो मेंटलिटी है। अच्छा, ये सफल इसलिए होते हैं, ये सब कुछ करने के समर्थ क्यों बनते हैं कि लोगों की मानसिकता भी उसी के मुताबिक बन गई है। मतलब सेंट्रल जो मानसिकता तो लोगों की भी पैसा कमाने की उसकी बनी है। उसके साथ इतिहास ने जो इंसानियत की बातें थी, मानवता की जो बातें थी, सेवा भाव की थी, त्याग तपस्या की थी, वो इतिहास में मानव ने डेवलप की है। और जुल्म वगैरह हो रहे हैं तो कॉमन सेंस से ही पब्लिक उसका विरोध करता था इतिहास में, वो भी थोड़ा कम ट्रेंड हो रहा है। अब जब दमन वगैरह बढ़ रहा है तो लोग अपने हिसाब से विरोध भी कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि ऐसी पॉलिसीज, ऐसे नियम कानून कायदे, वो मेंटलिटी बदलने का फर्स्ट प्रायोरिटी पर बनता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर। तब जाके ये जो हम सुझाव भी दे रहे हैं ना, वो लोगों को समझ में आएंगे। और किसी इलाके विशेष में आप
मतलब 1-2% लोग हैं, मान लो इलेक्शन में भी हम तब प्रभावी प्रभाव डाल सकते हैं कि कोई नई मेंटेलिटी के लोग अगर टोटल मान लो अपन जनसंख्या के और वोटर के हिसाब से 1% वोट को मतलब नई मानसिकता की बना लेते हैं, तो वहां आप ये जितने भी सुझाव है ना सिस्टम के दायरे वाले भी, वो भी आप बोल सकते हो, एप्लीकेबल करवा सकते हो, लागू करवा सकते हो। नहीं तो वो भी हमारी क्षमता नहीं रहती। अभी हमारी जो स्थिति है, हम ये वेबिनार वगैरह में सुझाव वगैरह तो दे सकते हैं, और ये काफी लोग जो सिस्टम के दायरे में जिनको विकल्प पता नहीं, जो पूंजी की जो व्यवस्था है उसका टोटल विकल्प क्या है, मेंटलिटी के तौर पर, दर्शन के तौर पर, और पूरा प्रक्रियागत के तौर पर, राजनीतिक, आर्थिक, कल्चर में सब जगह उस सिस्टम को पता नहीं हो तो भी वोटिंग का जो सिस्टम चल रहा है, धनाधारी जो सिस्टम चल रहा है, वो लोग सुन सकते हैं, लेकिन वो कमजोर रहेंगे हमेशा। ये आगे बढ़ते जाएंगे। कम्युनिस्ट भी थे, जो सरकारी प्रबंध करते थे, वो भी पूंजी का ही था। और मैंने 80 तक 5 किलोमीटर लंबा जुलूस इन कम्युनिस्टों का देखा है कोटा में। जब मैं वहां नौकरी कर रहा था, इंडस्ट्री में ही लगा था, तो 5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाल देते थे। 1980 तक की बात है। लेकिन उनका जो विकल्प था प्राइवेट को सरकारी पूंजी का प्रबंध, इसलिए वो थोड़े काम कर सके थे, लेकिन कंपटीशन में वो पिछड़ गए। तो आज हमें ये जो हम जो कहते हैं प्रकृति और मानव को केंद्र में रख के कोई मानसिकता बने, उसके मुताबिक सिस्टम बने। अकेले मानव को केंद्र में रख के अगर बात करते हैं तो हम पर्यावरण का नुकसान करते हैं, जीव जंतुओं का नुकसान करते हैं, क्योंकि मानव का फायदा करते हैं। और मानव के अंदर हम धन वालों का सिस्टम बना रखा है। अगर धन क्रिएट हो गया है, प्रकृति के छीन के हम कोई धन संपदा ले आते हैं साधन के तौर पर, सुविधा के तौर पर, वो सिस्टम में फिर हम पैसे वालों के फेवर में बनाते हैं, क्योंकि सिस्टम पैसे चलो वाले। ठीक है घनश्याम जी, आपकी बात में ये बात आई कि हम मेंटलिटी के बदलाव के बिना किसी प्रकार के सुझाव का कोई वजूद नहीं बनता। मनाराम जी, आप अपनी बात को रखें। फूल कुमार जी, फिर मैं आपसे इसी सोशियोलॉजी पर, इस देश के अंदर या किसी दुनिया के अंदर, इस डेमोक्रेसी के अंदर धन का जो जमावड़ा और धन के इस सिस्टम से जिस तरीके से ये बहुत बड़ा ढांचा गड़बड़ाया है, गरीब आदमी का इसमें चिंतन ही खड़ा नहीं हो पा रहा है कि कोई चुनाव लड़ ले या किसी कुछ कर ले, ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई है। तो मनाराम जी के बाद में मैं फूल कुमार जी आपको इस लाइन पे लेऊंगा कि सोशियोलॉजी के तौर पे हम क्या, जैसे एडीआर जैसी संस्था इतना बड़ा माथापोड़ी कर रही है, हम भी अपनी जगह छोटा मोटा प्लेटफॉर्म रख रहे हैं, तो कुछ बात तो कर ही सकते हैं कम से कम। तो मनाराम जी, आप क्या बात कहना चाहेंगे इसमें? ये जो आ रहा है, एडवोकेट भी है आप, फैसला आ रहा है, इस पे अपना एक डायरेक्शन भी क्या आ सकता है, या आप ये सोचते हैं कि ऐसा ही आएगा जैसा ठीक ठाक पहले आते थे, या कोई ऐसी विशेष बात होगी? तो क्या हो सकता है, इस पे कुछ इंटरवेन आप करें मनाराम जी। तो मनाराम जी सुन रहे हैं मुझे आप? माइक खोलिए अपना मनाराम जी। मनाराम जी का मोबाइल है ना, कल भी खराब हो रहा था, आज खराब नहीं हो गया। अच्छा गड़बड़ा, एक दो बार और आवाज ऐसा ही लग रहा। मनाराम जी, आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? शायद तो वही कल वाली प्रॉब्लम है इनके साथ में। तो फूल कुमार जी, आप विदेश में बैठे हैं, कुछ वहां का एक्सपीरियंस तो है ही, और जो धन के चक्कर में तो राजनीति का बड़ा जमावड़ा, हम बाकी तो जोड़ बाकियां जातियों पे मंडते रहते हैं, कभी किसी को 35 एक पे मंडते रहते हैं या किसी न किसी पे, लेकिन धन एक बहुत बड़ा है, और धन को इकट्ठा करने का ये जो गोरख बंदा खड़ा हुआ, इसको रोकने के अंदर पब्लिक का कोई इसमें अता पता भी नहीं है। पहली बात तो पब्लिक को इन बातों का कौन कौन से कानून बदले, क्या हुआ, क्यों हुआ? फूल कुमार जी। नमस्कार जी आप सभी को। एक तो बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, लेकिन मेरा क्योंकि फील्ड नहीं है तो ज़्यादा तो नॉलेज ऑलरेडी जो हमारे एक्सपर्ट पैनल हैं वो दे चुके हैं।
उससे मेरा भी अच्छी नॉलेज एनरिचमेंट हुई है। मेन बात क्या है कि जैसे अभी उजमा में हम वो मना रहे हैं खापरते, उसमें 10 तारीख को हमारा एक जो रिसर्च टॉपिक है वो ये है कि आज के दिन खासकर जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये जो है एक उस इस सरकार ने कह लो या इन जो भी कह लो इनको, जो भी इनके बैक में रहते हैं, यूरोप में कभी ब्लैक प्लेग हुआ था 15-16 सेंचुरी में, उसके बाद फिर फ्रांसीसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं 18th सेंचुरी में। तो इंडिया को इन्होंने 10 साल में उस गर्त में वहां पहुंचा दिया है जहां पे 300-400 साल पहले यूरोप था, और वो लोग वहां से निकल के आगे बढ़े, और जो बढ़े उसके बाद वो डेवलप्ड हुए, कैसे हुए सबको पता है, सारी कहानी हमें पता है। हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बन के कितने ही तो खुद अपने आप को विश्व गुरु बोलते रहे, कितने ही हमारे नेता बोलते रहे। सच्चाई ये है कि 95% NRI जो है, बाहर बैठा जो है, वो यहाँ के सिस्टम में रहना चाहता है। और इवन जो यहाँ राष्ट्रवादी हैं, सो कॉल्ड जो इनके घूमते हैं आज की गवर्नमेंट के, इनको भी अगर आप ये कहने लगो ना कि भाई तुम इतने ही राष्ट्रवादी हो तो वापस इंडिया में जाके क्यों नहीं बसते, सब के जुबान पे ताले लगते हैं। मतलब इंडिया में ये लोग वही सिस्टम रखना चाहते हैं, यहाँ ये लोग वो सिस्टम जीना चाहते हैं जिससे कि फ्रांस ने या यूरोप ने 16वीं या 18वीं शताब्दी में 2 बार ब्लैक प्लेग और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे मुक्ति पाई थी। आज के दिन जो इंडिया में ये इलेक्टोरल बॉन्ड हो चाहे जो भी हो, ये सारा सिस्टम हमारे को वहां पे लेके जा रहा है। हालांकि रेस्ट ऑफ इंडिया तो इसके गर्त में पहले से ही था, लेकिन जो ये नॉर्थ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान का जो एरिया है, यहाँ ये चीज का बचाव था। अब यहाँ पे इनका स्पेसिफिक टारगेट है इस एरिया को भी उसी गर्त में, यानी कि पूरे ही कंट्री को उस गर्त में लेके जाने का। मेन बात ये जो भी एक हमारे महानुभाव कह रहे थे कि सोच की बात हो रही है, मेंटेलिटी की बात हो रही है, पब्लिक की मेंटेलिटी देख के ये लोग डिसीजन करते हैं। तो वो थर्ड क्लास की मेंटेलिटी पब्लिक की बना कौन रहा है? वही लोग बना रहे हैं जिनके विरुद्ध एक बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ या ब्लैक प्लेग की क्रांति हुई, यानी कि धर्म के जो भीरू लोग हैं, वो लोग हमारे लोगों को मंदबुद्धि भी कह लो, दब्बू कह लो, वो बना रहे हैं। ऊपर से ये पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पे जो तड़का लगाती है वो बना रहा है। यानी कि धर्म हो या राष्ट्रवाद हो, उसके नाम पे लोगों की सोच को इतना कुंद कर दिया गया है कि ये लोग जो भी कानून बना दे रहे हैं उसको वही अंधभगत वाली फौज जो खड़ी है, बस वो भेड़ चाल में हु करके उसको एक्सेप्ट करती जा रही है। इसलिए हमारी दुर्गति और अच्छे तरीके से होने वाली है। अगर वो जो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर चाहिए, ये लोग हैं जो आज के दिन सत्ता में, ये टोटलिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म, यानी कि तानाशाही और एक अधिनायकवाद वाले लोग हैं ये। जिस टाइम हिटलर भी इतना बुरा नहीं साबित होगा अगर ये तीसरी बार सरकार आ गई ना इनकी। मैं कई बार देखता हूँ जो ये यूट्यूबर हैं जो थोड़े बहुत लिबरल आज के दिन बोल रहे हैं, वो खुद बोलने लग गए हैं कि अगर तीसरी बार ये आ गए ना तो हमारे सबके चैनल भी बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला है। और ये दुआ करो सारे मिलके कि 24 में पार्शियली या फुल्ली कुछ न कुछ इनसे पीछा छूटे देश का, नहीं तो सिचुएशन बहुत खतरनाक है। और 10 नवंबर को हम इसी पे चिंतन कर रहे हैं कि भाई जो एक टाइम पे यूरोप था कभी 16वीं और 18वीं शताब्दी में जहां था, आज इंडिया उसी गर्त में ये लेके आ चुके हैं। कहने को ये विश्व गुरु बोलते हैं, लेकिन ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। दुनिया जिन चीजों से आजादी पा गई 200, 300, 400 साल पहले, ये हमें वापस वहीं लेके जा रहे हैं। तो मेरा यही टेक है सर बस। और इसमें जैसे सुवालाल जी ने कहा, बस एक लास्ट लाइन, जैसे सुवालाल जी ने कहा, यहाँ ये चीजें नहीं है, यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। मैं सवाल ये खड़ा कर रहा था कि एक तरफ धन है और एक तरफ माइंडसेट है। धन ने इतना क्या कर दिया, डेमोक्रेसी के अंदर इतनी क्या दखल कर दी कि इनको ये लगा कि धन ही सब कुछ है। यानी हमारा इतना 75 साल का इमेच्योर डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म था क्या इतने हम इमेच्योर थे क्या कि हम किसानों की बात को एक जगह एक वर्ग में नहीं ला पाए, मजदूरों की बात को हम एक जगह नहीं ले पाए? तो व्हाट वाज द मेन रीजन? और इसका मतलब तो ये हुआ कि धन जिसके पास होगा वो सब कुछ कर लेगा, हम खत्म है। नहीं, बात वो नहीं थी। बात ये थी कि जो
ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कुछ एक लोगों ने जो अपने आप को सिस्टम को चला, जिनके बारे में हमारे पुरखे, हमारे बूढ़े कहते कहते मर गए कि इनसे बचना, हम लोग उनसे बच नहीं पाए। हम उनसे वक्त रहते अपना फेंसिंग बाड़ कह लो, अपना सिस्टम बचा नहीं पाए, अपने आप को ऑर्गेनाइज करके उनको मतलब एक अपना सेटअप इंटैक्ट नहीं रख पाए। हम जब छोटे होते थे, हम एक चीज सुनते थे बालकपन में कि भाई जो ये अपना एरिया है जहाँ पे ये सो कॉल्ड अपने राजस्थान के उत्तरी राजस्थान, खासकर हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी की, भाई यहाँ पे जो है देवदासियां नहीं है। तो वो देवदासियां क्यों नहीं थी? हालांकि अब यहाँ पे इतने ज्यादा ये इनके पाखंडों के अड्डे कहता हूँ मैं इनको, डायरेक्ट नाम मैं नहीं लूंगा, आप समझ गए क्यों ये देवदासियां कहाँ होती हैं। यहाँ ये देवदासियां इसलिए नहीं थी क्योंकि जो हमारा खाप सिस्टम था ना, वो समाज को चलाता था। लेकिन जब धर्म और राष्ट्रवाद हावी होता है तो आपकी सामाजिक मशीनरी पहले मारी जाती है। और पिछले 20 साल से मीडिया के अंदर इसको इसीलिए टारगेट किया गया, तीन की गढ़ को, जाट खाप मैं समझ गया, आपकी बात मैं समझ गया कि भाई पैसे के साथ नहीं कर पाए। हाँ, माइंड वॉश थ्योरी भी आपके कहने का मतलब मैं समझ गया कि माइंड वॉश थ्योरी इज आल्सो इन्वॉल्वड इज दिस मोनोपोली। सुवालाल जी ने हाथ खड़ा किया है। माइंड वॉश थ्योरी, पैसा दो ऐसी चीज है, जैसे माइंड सेट के बारे में घनश्याम जी ने कहा, तो ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर हम कहाँ जा पा रहे हैं, कहाँ क्या धन के कारण से जा पा रहे हैं, या माइंड वॉश थ्योरी का ये एक यूनिट बनी हुई है पूरे इंडिया के अंदर, इस तरह की एक सेटअप खड़ा हो गया, हम उस बात के पीछे चलने को आतुर हो पा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई हथियार काम में नहीं आ रहा। सुवालाल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं बाकी साथियों के पास। देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे धन का जो मनी का उपयोग है, वो मनी का धन का उपयोग बहुमत पाने के लिए किया जा रहा है। 2014 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से कोई 90,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे इलेक्शन में एक पार्टी ने। तो उसका नतीजा क्या हुआ? जितना पैसा खर्च करोगे चुनाव में पार्टी, उस हिसाब से बहुमत भी मिलेगा। देखिए, बहुमत मिलता है पैसे की वजह से, और पैसे से लोगों के दिमाग चेंज किए जाते हैं, लोगों की सोच चेंज की जाती है, नैरेटिव बदले जाते हैं। 2019 मैं यही सुवालाल जी, हमारा सेशन पूरा कंफ्यूज्ड हो रहा है। तीनों चारों को मैंने सुना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मनुस्मृति लागू होगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये सारा ढांचा खड़ा होगा। इसका मतलब माइंड वॉश मॉडल इज आल्सो इन्वॉल्व, और धन से वोट से माइंड वॉश ये चलेगा, तो किसान कहां जाएगा, मजदूर कहां जाएगा, हम गांव के लोग कहां जाएंगे, हमारा काम क्या रह गया फिर? हम, इसका मतलब है कि हम बिल्कुल यूं सोए से बैठे रहे। एक एडीआर जैसी संस्था इतना बड़ा काम लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई है, किसानों के इतने संगठनों का। फूल कुमार जी, मैं आपको कह रहा हूं, मैं बहुत ही स्टेडियस बात कर रहा हूं, इतने संगठनों के दबाव के बावजूद भी गवर्नमेंट ने एक पॉइंट नहीं माना इनका। किसी न किसी रास्ते से वो सारे कानून या काम सारे चीजें लागू है। इसका मायना क्या हुआ कि सत्ता में बैठे लोग धन के बलबूते पे चले जाएंगे या माइंड वॉश करके चले जाएंगे। तो हम धन रोकें, माइंड वॉश को रोकें। भाई कंपनियां धन दे कर ले इकट्ठा, तुम चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड से ले कर फूटे तुम्हारे जैसे भी लोग, लेकिन तुम माइंड वॉश को भी कोई रोकने वाले लोग नहीं है। ये सोशल एक्टिविस्ट लोग। आपने सुवालाल जी को बुलाया है, तो पहले सुवालाल जी बोल ले, फिर उसके बाद मैं रखूंगा एक पॉइंट। हाँ, सुवालाल जी कर दो, आप फाइनल कर दो इसको कि हम कंफ्यूज हैं इस मैटर पे। हाँ, देखिए, कंफ्यूज तो है ही, क्योंकि हम कंफ्यूज इसलिए हैं कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। सिस्टम है बहुमत वालों का, और बहुमत उनको मिला है जिनको धन मिला है, धन के नाम पर बहुमत लिया है। मैं ये कह रहा हूं कि 2019 का जनरल इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी ने 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, एक पार्टी। आप सोचिए, तो कुल मिला के धन मतलब धन बड़ी चीज थी। माइंड वॉश भी साथ का साथ चल रहा था, धन उसके अंदर सुप्रीमो था। फूल कुमार जी यहाँ इंटरवेन कर दीजिए, फिर मैं आगे किसी साथी को लूंगा। इंटरवेन ये है सर कि हाँ, फूल कुमार, धन भी तो, धन के ऊपर आइडियोलॉजी है,
सर जोड़े हुए लोग हैं, भले ही वो जो वैज्ञानिक कहावत होती है, विज्ञान का सदुपयोग करो तो वरदान, दुरुपयोग करो तो अभिशाप। ये वो लोग हैं जो ऐसी विचारधारा लेके चलते हैं जो इनका तो भला करती है, बाकी सबका बुरा ही बुरा करती है। वो आइडियोलॉजी पे सर जोड़े हुए हैं। ये सवर्ण शूद्र की मानसिकता वाले लोग हैं, इनसेंसिटिव लोग हैं, और उसी से इनके पास फिर धन जुड़ता है। दैट्स इट। मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी इसमें चीज निकलती है, क्योंकि अगर आप आइडियोलॉजी पे एक नहीं तो ब्रेन वॉश भी किसको करोगे ना। जब आप मैनिपुलेशन की थ्योरी लेके आओगे, पोलराइजेशन की थ्योरी लेके आओगे, वो लागू करने के लिए आपको रेडी ऑडियंस भी तो चाहिए ना। मुसलमान हिंदू के नाम पे आप भड़का रहे हो, कहीं पे यादव बनाम फलाने को भड़का रहे हो, कहीं पे गुज्जर बनाम राजपूत। अभी यहाँ हुआ ना मध्य प्रदेश में ग्वालियर में, गुज्जर बनाम राजपूत हुआ ना वहां पे। तो ये जब आप इन माइंड को तैयार करते हो, किसकी बेस पे तैयार करते हो? मनुवाद के बेस पे। सवर्ण शूद्र चतुर्वर्णीय व्यवस्था, गुज्जर पर भाई शूद्र है वहां पे, राजपूत बिठा दो। ये जब चलती है और पीछे पीछे फिर ये अपना वो करते हैं, क्या बोलते हैं, ये क्रिटिसाइज के मुद्दे हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, भारत के अंदर इतने किसान हैं, हम अपनी जगह हैं, मैं फार्मर चार्टर लेके पूरे इंडिया में घूम लिया, नोबडी इज बिहाइंड मी। जिनकी अरे सर करेंगे, अरे सब वो आपको क्यों सुनेंगे सर? नहीं सुनेंगे वो आपको। माइंड वॉश हो रखा है उनका। चलो उनको अपनी मैं आपको एक छोटी सी बात, मेरी प्लीज लेट मी हैव 2 मिनट्स। लोगों की जेबें इतनी खाली कर दी गई हैं कि वो पैसे के बिना आपकी कोई बात सुनते ही नहीं है। उनको सिस्टम इतना दबा के रखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी ऑफिस से लेकर के बीडीओ से लेकर के हर चीज के अंदर, वहां जहां पे जब देखते हैं रिश्वत चल रही है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, अपने काम करवाने के लिए वो किसी के भी पीछे जाएंगे, ऐसे हालात ला दिए गए हैं। आइडियोलॉजी का कोई जिक्र ही नहीं है कहीं पे। चलो ठीक है घनश्याम जी, आप 2 मिनट में इंटरवेल क्या करेंगे, बाकी मैं साथियों को लेता हूं फिर इसमें। धन बड़ा क्या माइंड वॉश की थ्योरी बड़ी? हम इतने किसान के लोग, इतने अच्छी बात करने वाले लोग, धन के सामने ये टिकट बांटे धन के मामले में, और कुछ बात हो धन के मामले में, इसलिए ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बला चली। इनको पता लगा कि धन से कुछ हो सकता है, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का एक बड़ा जंजाल खड़ा किया, और इतना बड़ा खड़ा कर दिया कि आज की तारीख में कहीं नहीं टिक पा रहा कोई, सामने इनके कोई नहीं है नजदीक में। तो हम माइंड वॉश के लोग, किसान, खेती करने वाले लोग, गांव में बैठे लोग, कहीं जीरो कैसे हो गया, कर गया। इसमें क्या यो तो फिर इसका कॉर्पोरेट चलेगा, कॉर्पोरेट का शासन है, कॉर्पोरेट चलेगा। हम भी धन इकट्ठा करने की थ्योरी में कहीं अपने आप को लॉन्च करें, या कोई ऐसी करें, या हम ऐसी कोई सोसाइटी डेवलप करें जो अपने आप में माइंड वॉश में करें। फ्री में तो माइंड वॉश ही होता है, और तो क्या, माइंड वॉश में भी पैसा चाहिए, दूसरा चाहिए। कुछ एक तो 2 लाइन जोड़ दे, फिर मैं और साथियों को लेऊंगा। हाँ, ये डिस्कशन कंफ्यूजन वाला नहीं है। ये डिस्कशन क्या है कि जो सिस्टम में सारी गड़बड़े हैं उसी का ही तो अपने अंदर भी तो रिप्रेजेंटेशन उसका होगा। एक्चुअल में ये जो धन आधारित सिस्टम है, ये अब वर्केबल ही नहीं है, ये चलेगा नहीं, पहला तो ये। और सिस्टम ये जो अपन कह रहे हैं ना, धन से ही, वो धन से कमाने का, धन का इलाज धन से ही करें, कोई नई संस्था करे तो वो इसका इलाज नहीं कर सकता। हमें मानव के पूरे जो मानव का जो इतिहास है उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट को, मानवीय बातों को, पॉजिटिव और सकारात्मक बातों को जो एक्युमुलेट करने वाला जो दर्शन होगा, जो और उस दर्शन के मुताबिक जो फिलोसॉफी होगी, यानी प्रकृति के साथ भी आप रिश्ता ठीक करो और मानव का आपस में रिश्ता ठीक करने वाला जो माइंडसेट होगा, वो धन भी अपने आप में माइंडसेट ही है। ये जो माइंड वॉश का मैटर नहीं है। माइंड वॉश का मतलब होता है कि धन को ही जो माइंड में डालना है, उसके लिए आप हिंसा भी करो तो भी जायज है, ताकतवर के पक्ष में खड़े रहो। और उसके लिए ये मेंटेलिटी बना लेते हैं ना कि जो नेगेटिव बात है, जैसे मुस्लिम के प्रति घृणा डाल दो, और तो हिंदू बहुमत के आधार पर आप धन आधारित व्यवस्था को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो। और वो जिसको माइंड वॉश अपन जिसका कह रहे हैं, वो एक्चुअल में समाज के किसी एक तबके को धन की व्यवस्था के समर्थक बना रहे हो, उसमें से मानवता निकाल रहे हो। चलो हमें चलो एक ऐसा हाँ, इसलिए ये कोई नहीं धन इसमें हनुमान जी पूरा कर लो आप। माइंड सेट है, वो भी धन का माइंड सेट है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं बात में कि हाँ। भाई धन होगा, माइंडसेट जो है पहले राउंड में धन की तरफ है। आदमी माइंडसेट में ही हाँ, ऐसा बना हुआ है कि धन उसके अंदर एक बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म है जिस पे माइंडसेट खड़ा है। धन है, माइंडसेट हाँ, स्टार्ट होता है उसमें, तो वहीं हाँ, से हो उसमें रहा वो है। तो इसका मतलब हाँ बड़ी बड़ी कड़ी है धन मुझे उसमें। हाँ डीपी हाँ, सिंह जी, आप पंचायतों में घूम रहे हैं, पंचायत यूपी पंचायतों के पूरे के आप अध्यक्ष हैं, और क्या सोचते हैं इस राजनीति के, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के इस जंजाल में, धन की इस आंधी में, मोरल और करेक्टरली आदमी का ह्रास की इस व्यवस्था में, हम क्या किसानों को, गरीब को, मजदूरों को डेमोक्रेटिक मॉडल पे कहीं कोई ऐसी लाइन के अंदर कहीं सेट कर पाएंगे? हम चाहे 29 विषय दिला दें पंचायतों को, हम चाहे उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात कर लें, सरपंचों को कह देगा आप एक अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। क्या सोचते हैं डीपी सिंह जी आप? माइक खोलिए डीपी सिंह जी अपना। कहीं बिजी है, मीटिंग में, कहाँ है? हमारे साथ में एक दार्शनिक आदमी धर्मेंद्र जी आंचरा भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हम देंगे। तो इसके पहले डीपी सिंह जी कोई बात आप रखना चाहेंगे तो आप अपनी बात को रखें, कोई ऐसी चलो सोहन जी रेगुर को मैं ले लूं और उसके बाद में धर्मेंद्र जी को ले लूं, फिर हम सेशन को। लाल सिंह जी डीएफओ साहब अभी लेट जुड़े हैं। हाँ सोहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इतना जो डिस्कशन हुआ, हम फ्लक्चुएटेड रहे, सेंट्रली आए, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड की व्यवस्था को ठीक है, अच्छी है, बुरी है, ये हमने डिस्कशन किया, कानूनों के बदलाव का डिस्कशन किया। इसके बीच में हम एक्टिविस्ट के नाते कुछ अपना योगदान दें और सुधारें, तो हमें सोशियोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को बदलने के लिए नकारेंगे, इतनी फिर बदलाव कर नहीं पाते, क्योंकि एक मीटिंग में को ले लूं हनुमान जी, हनुमान जी मैं मंत्र बोलना चाह रहा हूँ। आप खराब मनाराम जी को बोलने दो, वापस उनके गड़बड़ हो जाएगी मोबाइल में। आप हाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ। हनुमान जी, सभी मनाराम जी को बोलने दो, मनाराम जी को बोलो। हनुमान जी, अनुमति है बोलने की? साथियों, जो विषय है, आज की परिस्थिति है, उसके बारे में हनुमान जी ने और दूसरे साथियों ने काफी डिटेल में जो परिस्थिति है, हालात है, उसके बारे में बता दिया। चुनाव की जो प्रक्रिया, उसमें पैसे का जो उपयोग है, और किस तरह से पार्टियों ने, जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, उन सारी पार्टियों ने कानून बना करके जनता के अधिकार से, जनता को अधिकार से वंचित कर दिया। और ये कानून अपने आप में प्राइमा फेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। जो जनता को जानने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो सारी चीजें उस कानून के खिलाफ, वो कानून खिलाफ है। इसलिए मूलतः वो और बॉन्ड का सिस्टम चलाया, वो के दायरे में भी जो हमारा संविधान है उसके खिलाफ है। अब रही बात ये कि जो लोगों का जो माइंड सेट है, जिसमें किसान वगैरह सब आ गए, मजदूर भी आ गए, तो ये सारे के सारे पैसे के पीछे ही हैं, पैसे के पीछे हैं, और इन पार्टियों के पीछे लगे हुए हैं। वोट भी इनको ही देते हैं, उन्हीं की गणी खमा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे की सारी जो वोटर हैं, वो उनका माइंडसेट भी इन पार्टियों की मानसिकता के अनुकूल ही है और पैसे के पीछे ही है। तो मूल सवाल ये है कि जब तक एक नए एजेंडे के तहत, जिसमें लोगों का सशक्तिकरण हो, जनता का सशक्तिकरण हो,
उसके अनुकूल सिस्टम बने और उसके अनुकूल जनता को अधिक राइट मिले, तो ये इस बात की जन जागृति के बिना कोई इस सिस्टम के दायरे में कुछ होने वाला नहीं। ये तो उन्हीं की दौड़ है, जो आपस में उनका कंपटीशन है और वो फाउल प्लेयर हैं सारे के सारे, और जुडिशरी को भी प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा जो खेल है वो मूलतः लोगों की जो माइंडसेट है वो इस सिस्टम के दायरे की है। पार्टियों के पीछे लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं को वो वोट देते हैं और गलत और सही का कोई तमीज नहीं करते, क्या गलत हो रहा क्या सही हो रहा, ये समझ का लेवल भी नहीं है, ये भी एक हकीकत है। तो मेरा निवेदन ये है कि हमें जो धन का एजेंडा है, सत्ता का एजेंडा है, उसके पीछे लोगों की मानसिकता को बदले बिना और एक नया विकल्प दिए बिना, जिसमें लोगों का सशक्तिकरण हो और पर्यावरण और मानव का जो संकट आया हुआ, मानवीय संकट आया हुआ और पर्यावरण का जो संकट आया हुआ, इन दोनों एजेंडों को लॉन्च करते हुए लोगों की मानसिकता बदले बिना इस सिस्टम में ये स्थिति बद से बदतर होती जाएगी, कोई सुधरने की दिशा दिखती नहीं है। धन्यवाद। चलो धर्मेंद्र जी के पहले में लाल सिंह जी डीएफओ साहब जुड़े हुए हैं। डीएफओ साहब, आप ज्यादातर बीजेपी के पक्ष तर है, हमारे प्रशासन के वो विपक्ष के नेता इनको हैं। तो मोदी जी ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, आप ले इकट्ठे हुए बॉन्ड के मार्फत, और इतना धन इकट्ठा कर लिया कि बाकी पार्टियां सारी खलास हो गई। बसपा तो बिल्कुल आउट ही हो गई बेचारी, वो मायावती का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। इन सारे कानूनों में बदला करके पूरा जो नदी का जो पूरा पानी था वो अपने खेत में डाल लिया। अब बाकी पार्टियों को बड़ा हालत खस्ता हो रही है। तो आप क्या चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा दूसरे खेतों में भी पानी जाए, कोई व्यवस्था हो? न तो इसके अंदर जो थीम ली थी इन्होंने काला धन रोकने का, न काला धन रुका। हमारे सारे पैनलिस्ट ये जितने बैठे हैं ये इन्होंने ये माना। आपके पास कोई ऐसा गवर्नमेंट की पक्ष से या आपके अपने माइंडसेट से या आपके हिसाब से वो तो कोई बात बताओ, ताकि मैं किसी और को लेऊंगा कि क्या कहना चाहेंगे लाल सिंह जी। बाद में मैं आंचला जी को ले लूं और फिर बाद में और साथियों को। सभी भाइयों को नमस्कार। पहले तो मेरा ये जो आपकी बायसनेस है कि मैं एक तरफा ही बोलता हूँ, ये गलत है। नहीं, वो थोड़ा ठीक लगता है, मतलब भैया सुनने में हमें मजा आता है। मैं इस मंच को जो है ना बड़ा सोबर मंच कोशिश करना चाहता हूँ, ताकि हम सोच सकें। खिड़कियां बंद नहीं रखनी चाहिए। दूसरा सुन लीजिए साहब, आपकी बात सुन ली, परंतु मैं कह रहा हूँ इसको तो वापस लो। अच्छा, अब देखिए आपके प्रश्न के दो पार्ट है। एक पार्ट में तो ये है कि भाई ये बॉन्ड का क्या कर लिया है, जो एक तरफ ही आ रहा है, दूसरी जगह जा ही नहीं रहा है। और दूसरा ये है कि आगे क्या हो। तो देखिए पहली बॉन्ड वाला जो इन्होंने अभी नारायण जी भी कह रहे थे साहब, वो क्या है कि पार्टियों ने कानून भी असंवैधानिक बना लिए हैं। अगर कानून असंवैधानिक हैं तो यही वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, वहां सॉल्व हो जाएगा। अगर अब संवैधानिक नहीं है तो ये रद्द हो जाएगा। हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। पहला प्रश्न का तो जवाब हो गया कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आपकी जो बात है। दूसरा, आगे क्या होना चाहिए। देखिए ये जो खर्चा है इन पार्टियों का, पॉलिटिकल पार्टियों का, यहीं पे सबसे बड़ा घपला है जो आप कह रहे हो, वो मैं भी मानता हूं। ये जो प्रोसेस है ये अपने आप में ही घपला है। कब से लग रहे हैं चुनाव होगा, आप हम सब देख रहे हैं, कब से कागजबाजी हो रही है, सारे पोस्टर ये वो फोटो मार परेशान हो रहे हैं। इस युग में जब तुम ये कहते हो कि हम डिजिटल हो गए हैं, मेरे गांव में जो रिमोट एरिया है वहां पर भी जो साइकिल पे बेचने आता है गोभी और बैंगन, वो जब पैसे आपसे डिजिटली ले लेता है तो एक बोर्ड डिजिटली नहीं ले सकता। मैं ये चाहूंगा और मैं आप लोगों को भी ये निवेदन करूंगा कि आगे ये ऐसा आंदोलन रहे कि हमारा वोटिंग सिस्टम ये जो भी चल रहा है इसको समाप्त करें और डिजिटली 1 घंटे में सारा चुनाव करा के नत्थी करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सब कुछ हो चुका है, आपके पास सारे साधन हैं।
जब एक साइकिल पे चलने वाला, मैं बैंगन खरीदने वाला पैसा लेन देन कर सकता हूँ डिजिटली, तो मैं वोट क्यों नहीं दे सकता? ये जो आईएएस बैठा है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, उसको मैं वोट नहीं पहुंचा सकता? जब वो साइकिल वाला अपने पैसे ले लेता है उससे, और वो मैं बैंगन ले लेता हूँ उससे, तो वो उस वोट को क्यों नहीं ले सकता? यहाँ तो वो लेना नहीं चाहता, यहाँ हम पे विश्वास नहीं है। तो इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिकली करो, ना चुनाव में पैसा खर्च होगा, ना बॉन्ड आएगा, ना मैया रहेगी, ना मामी आएगी। चलो लाल सिंह जी, ये बात आपने कही, लेकिन दुनिया के देशों ने ईवीएम भी हटाई और मोदी जी अभी 80 साल से ऊपर के वोट जो है ना, बीजेपी के कार्यकर्ता साथ चलेंगे, वो लगभग 80 साल वाले वोट बीजेपी को जाएंगे, घर जाके वोट लेंगे। ये आपके लिए खुशखबरी है। और एनआरआई के वोट भी ये कैसे आपने कहा कि वो बीजेपी को जाएंगे? अरे थोड़ा आप कई दिनों से जुड़े हैं, तो थोड़ा तो आपको कहने का हक रखता हूँ। अब भाई मुझे बताओ कि 80 साल वाले वोट को पॉलिटिकल पार्टी का आदमी जाएगा, अंगूठा लगा के लेके आ जाएगा, तो अब चलेगा? जो भी होगा, फौज के आएंगे, एनआरआई के आएंगे, ईमानदारी है तो टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। चलो जो भी होगा टेक्नोलॉजी का, जब आपने ब्यौरा दिया तब मेरा सोचा। हाँ चलो धर्मेंद्र जी, अब आप इतने बड़े विश्लेषण में आप अपना कोई व्यू पॉइंट दीजिए। क्या आप सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचते हैं आंचरा जी? आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं तो देखो, ये जो चीजें हैं इनका अभी विद्यार्थी हूँ, तो जो मैं तो आपसे सीखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, तो मैं तो सिर्फ एक सुनना ही पसंद करूंगा, और बाकी इतनी मेरी समझ नहीं है कि मैं इन पे ज्यादा कुछ बात रखूं। इसके लिए आपने हमें मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया आपका। चलो ठीक है आंचरा जी। हम मान साहब, आप क्या सोचते हो? आप काफी स्टेडियस प्राणी हैं, हमें एक लाइबिलिटी भी हमारे ऊपर है, हम कुछ नया कुछ करने की सोच रहे हैं। आप जयपुर में हैं, इस विचार चिंतन मंथन से हम एज ए सोशल एक्टिविस्ट या एक भारत के अच्छे नागरिक के तौर पे सबके विचार हमने सुने हैं। जो भी बदलाव हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक की तरफ नहीं होकर के उसके वोट कबाड़ने की तरफ, और सारा सिस्टम जो है वो बहुत ही कोलैप्सिबल तरीके से हो रहा है। दंड भी आ रहे हैं, कहीं पकड़े जा रहे हैं, वो कह रहे तुम्हारा है, ईडी कह रहा तुम्हारा, इससे पैसा तो खर्च हो रहा है। क्यों? मैंने तो इस गंगा में मैं नहाया हूं, इसलिए मुझे पता है कि भाई क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस किस तरीके से सिस्टम है। कई जगह तो हमारे जैसे लोगों के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी जो था, वो मैं लाइन टू लाइन पढ़ता था। हम डरपोक लोग थे पूरे, एक तरफ कंडक्ट पूरा का पूरा गायब हो रहा था, लेकिन हम पढ़ रहे थे। एक वीडियो वाला मेरे पीछे घूमता था, वो रिकॉर्डिंग करता था कि ये बंदा कोई एक लाइन बोल दे तो बोल दे। एक छोटी सी बात के लिए मेरे को गले की फांस बन गया मेरे लिए। मेरा सरकारी क्वार्टर था, 25 तारीख को मेरा रिजाइन हुआ स्वीकार, तुरंत पीडब्ल्यूडी वालों ने मेरा नाम पोत दिया, मेरा सामान अंदर पड़ा था। मेरा बच्चा और मेरे जवाई वो पीछे के गेट से अंदर कोई सामान निकालने के पर्पज से गए, शिकायत हुई, 10 गाड़ियों ने मेरे क्वार्टर को घेरा। घेरने के बाद में संयोगवश वो कलेक्टर, रिकॉर्डिंग और वो सारे हुए। हरीश मीणा और मेरे साथ दोनों के ऊपर साथ हुआ, तो हरीश मीणा जी का तो पेपरबाजी हो गई, मेरे वाली पेपरबाजी इसलिए नहीं हो पाई कि वो मैं ब्यूरोक्रेट, वो भी थे, मैं भी था, लेकिन मैं सिंसियर ब्यूरोक्रेट और इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट नहीं था। पीडब्ल्यूडी का अपना एक स्टेटस होता है, तो मेरा एक्शन तो था, वो कलेक्टर से भिड़ गया कि यार मेरा क्वार्टर है, मैं मालिक हूँ, मेरा कोई आदमी है कभी खाली किया है, कर देगा सुबह से कल तक सामान निकाल लेगा। अब तुम चाहते हो सारा सामान फेंक दे इस क्वार्टर से 5 मिनट में। ये तो कुछ व्यवहारिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ऐसा कंडक्ट है कि मैंने फार्म भरा, मैंने 8 धोतियां खरीदी, कुछ सापा खरीदा, कुछ ऐसा वो नाटकबाजी करने का, सर पैंट बुशर्ट उतारे कि भाई चलो नेतागिरी में उतरे। चलो कैसे उतरेंगे, लोगों का कहना भी मानना पड़ता है कि सापा आपा बांध लो साहब, तो ठीक है भाई बांध लो, तो नेशनल एंडुलम ये सारा कुछ होता है। और वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इतनी लाइनें लिखी हुई है, आप पढ़ लो ना उसको। मान साहब आप जरूर पढ़ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और जनता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जान दो, हाथ धो के पीछे पड़ गई हो ना, तो सारों के चुनाव रिजेक्ट हो जाए। एक का ही चुनाव, मैं गारंटी लेता हूं, मैं एक का भी चुनाव जो नहीं हो,
लेकिन अब वो होता ही नहीं, कोई पालन हो रहा, किसी का तो बहुत कुछ हो रहा, किसी का नहीं हो। आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हमारे प्रधानमंत्री ने जाके 5 साल तक की घोषणा कर दी कि हम आपको अनाज देंगे। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की सभा में कर दी। तो कैबिनेट का विषय था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे प्रधानमंत्री ने तोड़ दिया। कोई बोलने वाली बात नहीं आई। और हमारे जैसे आदमी से आदमी के 10 गाड़ियों ने घेराव कर लिया। वो तो मेरे साथ ही थे, सारे के साथ। कौन सी ऐसे पार्ट टूट के खड़ा हो गया। सामान रात को 1 बजे ट्रक ला करके मुझे सामान फेंकना पड़ा। अभी तक मेरे से वो सामान जो इधर उधर से बिखर गया वो सही नहीं हुआ। एक जगह लाके पटका। तो अभी कभी कभी मूड होता है तो मैं पीडब्ल्यूडी का ढांचा उसमें से निकालता हूँ, कोई वो सीडी निकालता हूँ, कभी वो फ्लॉपी निकालता हूँ, कभी कोई कागज मिलता है। कहने का मेरा मतलब है कि जिनके लिए कानून बने हैं, कानून इतने सख्त बने हैं कि आप किसी का भी कचरा निकाल दो, ईडी पीडी क्या कुछ भी निकाल दो, अभी जेल 5 मिनट में जेल हो जाए। इस देश की व्यवस्था के अंदर, इसके अंदर हम लोग एक्टिविस्ट लोग कुछ हाथ पांव हिला रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। मैंने एक अभी रीलें जारी की। उस रील के अंदर एक रील जो है 13 लाख करीब नहीं 14 लाख चली गई। एक रील थोड़ी सी वो करीब 50,000 के आसपास थी, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा ये था कि मैंने एक थोड़ा सा यो ठोक दिया। गुजरात का एक बढ़िया है, बांस का करता है, ठोक दिया, लोगों ने लाइक किया। तो मेरे यूं दिमाग में आई, मैंने कहा मुझे कोई पूछे कि नाम बता बढ़िया का, तो मैंने तो वो टीवी में सुना और कहीं पढ़ा और मैंने कर दिया। क्यों संसद में सुनता हूँ तो संसद में किसी ने बोला, मैंने लिख दिया, मैंने बोल दिया। हम एक लाइन नहीं बोल सकते, हम इतने मतलब टाइट हैं। अच्छा, वोट देने का जो प्रबंध है उसके अंदर मेरे सामने एक प्रधान को 2 वोट से हराया गया एक एसडीओ के द्वारा। वो तुरंत ये इस बात के लिए वो है कि यदि वोट को आप डिस्प्ले कर देते हो, और वो बेचारे डिस्प्ले क्या है, उनके कोई पैसे के लेन देन होंगे, होगा ही, होता ही है कि तू मेरे को वोट दे तो बता के देना। तो एक के पीछे एक खड़ा था, उसने यूं ऊंचा कर दिया, एसडीओ ने हाथ पकड़ के उसका वोट छीन कर दूसरी पेटी में डाल दिया, वो हार गया सर। हमने कहा यार ऐसे कैसे हुआ? कि साहब नियम है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप अपना वोट जो है बाहर नहीं बता सकते, कहीं नहीं बता सकते। इतना भारी तंत्र हमारे सामने इस डेमोक्रेसी में खड़ा है, और एक तरफ बिल्कुल कुछ नहीं, जिसकी मर्जी वो अपनी मस्ती से जाए। जुडिशरी ऐसा ऐसी खड़ी है, अच्छा फैसला आएगा। इसलिए मैंने ये सेशन रखा, और अपने सबका एक रहेगा, केंद्र बिंदु भी रहेगा कि यार क्या आया के फैसले की एक एक लाइन पढ़े, 5 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें सोचने के लिए बाध्य करता है इन बातों के अंदर। और जो भी हम 60-70 के लोग हैं, काफी रिटायर्ड पर्सन हैं, हमें इन बातों के ऊपर किस तरीके से चले कुछ सूझ ही नहीं रहा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात आ जाए, और किसी की बात आ जाए, माइंड सेट की बात आ जाए, धन की बात आ जाए, धन के आगे सारे एक तरफ और होके साइड में होके खड़े। मैं अभी सीकर चला गया, वो साथी जुड़े हुए 3 आदमी सुनने आए मुझे हमारे एडवर्टाइजमेंट पर, नोबडी इज इंटरेस्टेड। और मेरा वीडियो सुन लो, मेरे माइंड सेट से मैं कह रहा हूं, मैंने गजब की बातें बोली। पूरी दुनिया का वर्क ऑर्डर जो वर्ल्ड ऑर्डर उसकी बात बोली, क्या आने वाला है, किसान हित की बात, कोई पार्टी की बात नहीं की मैंने। लेकिन फिर भी नहीं, कोई यूं ही चल के मैं जैसे रील बनाता हूं तो 50 तरह के, आप मेरी जो भी मेरे से फेसबुक से जुड़े हुए ऐसी ऐसी लाइनें लिखते हैं कि बाबा अभी तेरे को अक्ल नहीं है, तू जो कह रहा है ना वो तेरे यो करके बड़े डायलॉग लिखेंगे। फिर मैं उनसे कुछ कहूंगा भाई भाषा का संयम रखो। सोशल मीडिया में धक्के खा रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में खा रहे हैं, डेमोक्रेसी में धक्के खा रहे हैं, हमारे जीवन में हम खा रहे हैं, एक दूसरे में हो नहीं पा रहे हैं। किसान बिखरा बिखरा सा पड़ा है, कोई धनी धोरी किसी प्रकार से नहीं है, और लाखों एक्टिविस्ट है इस देश में, और अपने अपने लेवल पे अपने अपने झंडे और अपने अपने डंडे लिए घूम रहे हैं। कोई किसी को सहयोग देने को तैयार नहीं, कोई किसी का साथ देने को तैयार नहीं, अपना जोर भी लगा रहे हैं, आजा पॉजिटिव माइंड से लगा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते अपने, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे घनश्याम जी ने कह दिया कि भाई दुनिया ही ये चाह रही है इसलिए नेता चाह रहे हैं, बात भी बिल्कुल सही है। दुनिया चाहती है वैसा नेता के, ठीक है भाई। जाट चाह रहे हैं जाटों को दे दो, ये चाह रहे जातिगत चाह रहे हैं तो जाति को दे दो, किसान के नाम पे कुछ नहीं। मेरा एजेंडा था कि मैं 36 कौम के जितने किसान हैं उनको एक मंच पे ले आऊं, लेकिन मैं बिल्कुल जीरो हो रहा हूं। पूरी कोशिश करता हूं कि मैं यार किसान मतलब किसान है, तुम आ जाओ एक जगह आ जाओ, नो कोई नहीं सुनने को तैयार है। तो ये सारी कुछ बातें ऐसी हो रही है कि हमें कौन सी राह को होना चाहिए।
तो मान साहब कोई और बात का आप भी अपनी बात को रखें, फिर मैं और साथियों को ले लूं। नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है सिस्टम, ये तो जैसे 3 दिन सबसे अच्छी, जैसे लाल सिंह जी कहा नहीं, फैसला पता नहीं क्या है। फैसला तो एक तरह से जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं उनसे वकीलों ने जो जिक्र की है उसको साथ साथ मुख्य न्यायाधीश ने भी और 5 जो न्यायाधीश थे उन्होंने भी बीच बीच में अपनी सलाह देते रहे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक करें, कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए और पारदर्शिता आनी चाहिए। तो ये चीजें धन का जो सबसे बड़ा आपदा है, जैसे कि सिब्बल साहब ने कहा कि जैसे एक एमपी के लिए 17 लाख की लिमिट है कि वो इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, लेकिन एक्चुअली बताया कि इससे 100 गुना ज्यादा होता है। 70 करोड़ रुपए खर्च करते हैं एक एमपी, तो वो पैसा कहाँ, तो नगद में होता है जमा वो खर्चा। मतलब ये पब्लिक डोमेन में, या पब्लिक को सबको पता है, मतलब ओपन सीक्रेट है एक तरह से, कि एक एमपी 70 करोड़ से कम ज्यादा वो खर्चा करता है तब जीत जाए जाके, और हारने वाले भी 1-2 करोड़ खर्चा कर देते हैं और 20-20 खड़े हो जाते हैं, जिसको निर्दलीय के रूप में भी। एक तो इसमें जो जैसे ये है सिक्योरिटी जमा कराते 10,000 रुपये है, और शेड्यूल कास्ट के लिए नाम मात्र 5,000 ऐसा ज्यादा है, ओबीसी इनका। तो ये सिक्योरिटी इसके लिए भी लोग 50-50 फार्म भर देते, 2-2 मशीनें लानी पड़ती हैं। तो इसमें भी कुछ सुधार करना चाहिए कि कम से कम 1 लाख रुपए रखें सिक्योरिटी, जो भी खड़ा होगा, क्योंकि पार्टी। अच्छा, दूसरा जो कहा था जैसे पार्टी को किसमें खर्चा करती है वो, तो पार्टियों ने उन्होंने सिद्ध कर दिया, वकीलों ने दोनों ने, कि इन्होंने बीजेपी ने हर शहर में जहां भी कार्यालय था उसको पक्का एयर कंडीशन कार्यालय बना दिया। दिल्ली में इनका ऑफिस देखो कितना अच्छा बना है, मतलब ऐसा कोई शहर नहीं छोड़ा जहाँ पे इनका नया ऑफिस नहीं बना। किससे मिला है? वो पार्टी चंदे से तो बना है। इसे इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का चंदा कहाँ गया? आधा इसमें गया। दूसरा, कई नए मीडिया हाउस उन्होंने बनाए, उसमें चंदा गया। मतलब वोटों के जिसमें जाना चाहिए था वहां तो गया ही नहीं, आधा नहीं गया, और जो बचा वो इन्होंने ऑफिस खोलते रहे। तो इसकी निगरानी कौन करे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं थोड़ी करूंगा, तो कार्यपालक उनका काम है, वो रखे इसका ध्यान, जो अधिकार कौन निगरानी कौन रखेगा? जनता कहाँ रखेगी? जनता तो कह रही है खोलो ऑफिस, मजे हो गए, जो चाय पियेंगे सोएंगे वहां पे, आराम से सोते हो, 4 पाई घर नहीं है तो वहां सो जाओ जाके, किसी बीजेपी के कार्यालय में जाओ आप, एयर कंडीशन लगा के सो जाओ रात को जाके, घर पे एसी चलाने की जरूरत ही नहीं है। तो आधा चंदा तो वहां चला गया इनका जो। तो इसकी निगरानी जनता जागरूक धीरे धीरे होगी, इनको समझाएं जनता को भी, देखो ये क्या कर रहे हैं, ये चंदा इतना दे रहे हैं लोग। फिर का दूसरी पार्टी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पता चल जाएगा तो वो उसके कानून नहीं बनाएगी। जैसे अंडानी ने बीजेपी को दिया और ये कांग्रेस शासन में आते हैं इनके सब और कर देगी, क्योंकि इनका पता चल गया। फिर इन्होंने ये कि सुझाव दिया था अपने न्यायपालिका के जो है ना जजों ने, कि इसको पूरा जो चंदा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्यों नहीं दे देते, कि ये प्रोपोर्शनेट में बांट देगा सबको, कि जिसके जितना प्रतिशत वोट आता है, मान लो बीजेपी का आया 37%, तो जो चंदा टोटल आया उसका 37.5% उसको दे दो। बाद में कांग्रेस का आए 20%, 20% कांग्रेस को दो। तीसरा दूसरी पार्टियों को आया उनको उतना दे दो। तो वो मारे नहीं, बोला ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता तो उसका नया कानून बनाओ। बोला ऐसे क्या जो बना रहे हो तो काम दिया नहीं। तो इनके सुझाव माने या नहीं माने, तो लास्ट में ये भी कहा उन्होंने न्यायपालिका ने देते हुए कि ये सुझाव ये है, ये कार्यपालिका न्यायपालिका तो इसमें सुझाव दे सकती है, मतलब ये कानून तो वे बनाएंगी। बाकी उन्होंने सिद्ध कर दिया ये कि जो आर्टिकल 19 है, जिसमें अपना जो अधिकार है स्वतंत्र नागरिक का, उसका हनन हो रहा है, इससे पता ही नहीं चलता हमें। 21 है जो प्राइवेसी और सेक्रेसी हमारी, ये इसका भी जो है ना हनन हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भी उन्होंने आर्टिकल 19(1)(a) का और 21 का हवाला देते हुए ये सिद्ध कर दिया, मतलब इसके 3 दिन की बहस में, कि वास्तव में ये तो खराब चीज, इसको तो सुधार होना ही चाहिए। तो ऐसी चीजें हैं कि धन का तो यहाँ है ही, 100 गुना आप खर्च कर दोगे नगद में। अब जो आप भर रहे हैं, अपन जो देखते हैं 1-1 करोड़, अब ये बीकानेर की राजकुमारी ने भरा है कली फार्म, उसमें 1 करोड़ बताइए संपत्ति है उनकी, एमएलए का जो चुनाव लड़ी है बीकानेर राजकुमारी, उनकी करण सिंह जी की बेटी, 1 करोड़ है न 1 अरब है। मतलब 20 करोड़ से कम तो किसी एमएलए ने नहीं भरा अपनी संपत्ति। किसी के पास सोना है, किसी ने कुछ बताया है, जो भी है, पत्नी के नाम है, गाड़ी है, फलाना दिखड़ा। तो जो इनको इतनी संपत्ति है तो इनको चंदा देने की जरूरत क्या है वैसे? लेकिन ये सुझाव तो माने नहीं कि जनता जागेगी, कहीं करेगी थोड़ा बहुत तो देखो पड़ेगा, क्योंकि अपनी बातें जनता सुन नहीं रही पूरी। यदि 5% जनता जो इस तरह की मीटिंग करते हैं उनको सुन ले और उस पर ध्यान करे कि वास्तव में बात सही है क्या, मॉडल ऑफ कंडक्ट को जो ईमानदार आदमी तो मानते हैं, बाकी जो पुराने लोग तो मानते ही नहीं, गोलियां चलती हैं कई बार, उनके खिलाफ क्या हुआ? कुछ नहीं होता। जिस मतलब वो कंडक्ट का काम मानना, उन्होंने हथियार लेके चलना, हथियार तो जमा हो जाते हैं चुनाव से पहले,
लेकिन जब हथियार चल गया किसी पार्टी ने ताकतवर, उन्होंने उसके बल पे जीते हैं, तो वो मोट उसका हो गया, लेकिन उसको कोई गिरफ्तार नहीं करता, उस समय छोड़ दे कि चुनाव है कि उनका पावर है, फोन कर देगा सीधा डीजी को उनके। तो ये इस तरह की बातें हैं कि ये सुधार जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक होना कुछ नहीं। धन का बल रहेगा, धन जिसके पास होगा वही चुनाव जीतेगा। ठीक है सर। जनता के जागने के लिए तो अब कोई कारण समझ में नहीं आता ना। जनता को जागते 75-76 साल तो हो गए हैं। बहुत सारे लोग इसमें ट्राई करते करते हमारी 4 पीढ़ी, चौथी पीढ़ी एंटर कर गई, और हम डेमोक्रेसी के किसी मुद्दों पे चुनाव नहीं था, हम कई इधर उधर लड़ते रहे। हाँ, लाल सिंह जी कुछ कह रहे हैं आपके। देखो एक मिनट, ये समस्या लाल सिंह जी, एक सेकंड, एक मिनट। हाँ, बोलो आप। हाँ, जैसे ये इनमें नियम है जो 2018 का बनाया था ना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नियम, इसमें ये है कि आरबीआई साल में 4 बार खोलेगी। एसबीआई की 29 ब्रांचें नॉमिनेट कर रखी, जैसे राजस्थान में 2 है, जयपुर और जोधपुर, कि ये बॉन्ड बेचेंगी, उसमें खरीद लो आप 10 दिन में। तो उन्होंने 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक खुला हुआ था कि जितना खरीद लो। क्योंकि अब चुनाव आगे 5 राज्यों में, तो कई लोग खरीद नहीं सके, तो उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि दोबारा खोलो साहब, ये इनको एसबीआई की ब्रांचों को दोबारा खोलो और हम अब देंगे चंदा आपको। तो उन्होंने मान लिया, आज कल ही ऑर्डर निकाले हैं गवर्नमेंट ने कि अब 20 नवंबर तक जो चंदा देना चाहिए दे दो। तो ये गवर्नमेंट इनको खुद ही नहीं मान रही, इनको इन पे लागू नहीं होता। लेकिन ये जो कानून नियम बनाए हुए, तो आज आप पढ़ा होगा या कल ही समाचार आ गया था वैसे कि इन्होंने जो है चुनावी मौसम आते इन्होंने चुनावी बॉन्ड की बिक्री खोल दी है 29 जगह में, और अब चुनाव में एक सेकंड मेरी एक लाइन कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी जब आएगी, ये लेन देन जब बंद होगा, जब कंप्लीटली टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। आप इस सिस्टम में आ चुके हो, आप आराम से वोटिंग कर सकते हो, घर बैठे आराम से वोट को अपनी को सही जगह दे सकते हो, तो फिर ये क्यों तामझाम कर रखा है? ये मेरा क्वेश्चन है। और इसकी तरफ आपने एक शब्द भी नहीं बोला। प्रचार भी ऑनलाइन हो सकता है, ये सारी बातें हैं। बहुत लोग कह चुके हैं हमारे से पहले, बहुत संघर्ष कर चुके हैं, लेकिन नकार खाने में तूती। डीपी सिंह जी नहीं बोल पाए। बीपी सिंह जी, आप कुछ कहना चाहें? रामनारायण जी एमपी से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से, आपके वहां चुनाव है, कोई घटना बता दो, कोई विशेष बात हो। रामनारायण जी, सभी को राम राम जी। बढ़िया आज का सेशन रहा, पूरी जानकारी मिली हमको। वैसे तो मैं भी इस लाइन में अभी बहुत जीरो ही हूँ, लेकिन जो है इस मंच के माध्यम से बहुत कुछ मिला है। जैसे कि आज 1 लाख करोड़ रुपए चंदा इन लोगों को पास है, तो वैसी ही बात हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में 230 सीट है, जिसमें हमारे शाह साहब बोल रहे हैं कि आप 80-90 सीट ला दो, बाकी 15-20-25 तो मैं कहीं से जुगाड़ लूंगा। यानी कि खेल पूरा का पूरा पैसे पे आ गया। मतलब पिछली बार भी 30 ले ली थी, इस बार भी उन्होंने साधना चालू कर दिया होगा लोगों को कि भाई कितने जो है 50 करोड़ 20 करोड़ 70 करोड़ जो भी है। वो तो देखो, एक बात तो है कि मॉडल तो इन्होंने ढंग का चेंज किया। पहले एक वोट खरीदना पड़ता था, अब जितने वोट एक आदमी ने लिए उस आदमी को खरीद लो, समस्या खत्म हो गया। पैसे की इनके पास कमी नहीं है। अब 1 लाख करोड़ रुपए जनता लोगों को, मतलब इन लोगों पार्टियों के पास पड़ा है, तो क्या है वह करोड़ रुपए तो मायना ही नहीं रखता है ना सर। तो खेल पूरा बस पैसे पे ही इर्द गिर्द हो रहा है पूरा चुनाव, पैसे के इर्द गिर्द आ गया। राम प्रसाद जी, आप कोई इंटरवेन कुछ करना चाहें? 5-4 मिनट का टाइम है। हाँ, राम प्रसाद जी। धन्यवाद सर आपको और सभी सज्जनों को। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, इतना नॉलेज नहीं मुझे। धन्यवाद आपका। चलो सुवालाल जी, अब इसको सेशन को समअप कर लो। 3-4 मिनट हैं, आप इसके अंदर कोई भी बात छूटी है तो उसको जोड़ दो, और 1:02 होने में 3 मिनट है बाकी, तो आप कर दो। सेशन रिकॉर्डेड है, बाकी भेज देंगे हम। मैं 1 मिनट बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। सभी साथियों को नमस्कार। अच्छी चर्चा चल रही है, जैसा मनाराम जी ने कहा, और हर क्षेत्र में लोगों को सशक्त करने की जरूरत है, चाहे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जो भी क्षेत्र है। जैसे राजनीति में अभी जो बॉन्ड की बात आई, कई लोग कह रहे हैं, हम लोग भी नेचुरल सेंट्रल फंड के वाले लोग भी कह रहे हैं सरकारी खर्चे पर चुनाव हो जाए, ये मांग कर रहे हैं, मतलब इसका विकल्प दें हम।
बाकी इन्होंने तो धन कमाने का माध्यम बना रखा है हर क्षेत्र को, प्रकृति को भी और मानव समाज के हर क्षेत्र को भी। तो इसलिए पैसे करोड़पति होते हुए भी है और चंदे से वो बचा कर रहे हैं, पैसे से पैसा कमा रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं, चुने हुए आदमी को भी खरीद रहे हैं। तो सरकारी खर्चे पर चुनाव ये लोग डिमांड करें। और 10,000 रुपये जैसे जमानत राशि है SC/ST के लिए कम है, लेकिन है धन, मतलब आधार धन को बना रखा है। हमारा मानना है कि 1,000 मतदाताओं की जो हस्ताक्षर करा दे, उनको बात समझाकर उसको MLA का टिकट मिलना चाहिए, और 5,000 मतदाताओं को जो के हस्ताक्षर करा है उसको MP का टिकट मिलना। जमानत राशि की बजाय मतदाताओं को जमानती माना जाए। तीसरा, राइट टू रिकॉल का अधिकार हो कि 20% मतदाता यदि लिखित में शिकायत करे हमें ये जनप्रतिनिधि मंजूर नहीं है तो उसको वापस बुलाने का अधिकार हो, और चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत करे, वापस चुनाव करें। चौथा है 50% से ऊपर वोट जिनको मिलते हैं उनको जीता हुआ माना जाए। ज्यादातर हो रहा 50% से कम वाले ही जीतते आ रहे हैं, तो वापस दोबारा चुनाव हो जाए, फर्स्ट और सेकंड स्थान। ठीक है सोहन जी, अब समय हमारा पूरा होने जा रहा है। शिवलाल जी, आप सम अप कर दीजिए 2 मिनट में, 2 मिनट का टाइम शेष है। शिवलाल जी सुन पा रहे हैं आप मेरे? हाँ, सम अप कर दीजिए 2 मिनट। धन्यवाद हनुमान राम जी और सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को कुछ हद तक सफल बनाए हैं हम सभी ने, जिस तरीके से चर्चा की, और लाल सिंह जी भी एक अलग पहचान और अलग ओपिनियन और रखी। देखिए 2 मिनट है, 1 मिनट हो गया। दूसरा मिनट में यही कहना है मेरा कि देखिए, धन से बहुमत बनता है या बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है, और बहुमत से कानून को कमजोर किया जाता है। यही इस देश में हो रहा है। अभी हमारे पिछले 9-10 साल में यही हम देख रहे हैं कि धन का व्यवस्था करिए और धन से बहुमत प्राप्त करिए, और बहुमत मिलने के बाद में आप कानूनों को कमजोर करिए। आज देश में कोई भी केंद्रीय संस्था है, चाहे वो संवैधानिक हो या सरकार की संस्था हो या मतलब कि प्राइवेट के रूप में भी कोई संस्था हो, वो ना तो स्वतंत्र काम कर रहा है, ना ही वो मतलब स्वायत्त है। तो यहीं पर ये मैं मानता हूँ कि देश में कानून कमजोर हो रहे हैं। जैसे हनुमान राम जी ने भी कहा कि किस तरीके से आचार संहिता लागू होती है। अब आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव है। यहाँ पूरे देश से अलग विधानसभा चुनाव होते हैं। यहाँ धन का नजर नहीं आएगा आपको। यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है, इस वजह से यहाँ लोग शौक में है, बड़े डरे हुए हैं कि इतना धन प्रचार कैसे हो रहा है बीजेपी का। तो यहाँ पर लोगों को देखिए कि यहाँ CM है, वो भी सिर्फ रोड से जाते हैं और उनके साथ में कोई काफिला भी नहीं होता है गाड़ी का। MLA हैं, उनको सिर्फ गाड़ी भी अलाउ नहीं है। जो पार्टी के MLA हैं या ओपोजिशन में हैं, कैंडिडेट है, उनको गाड़ी तक अलाउ नहीं है। पार्टी गाड़ी तक नहीं देती। अपने दम पर है तो रखो, नहीं तो घर घर जाके वोट मांग के आओ पैदल। तो यहाँ के सिस्टम को लागू करना चाहिए देश भर में। यहाँ पर एक मतलब कि चर्च द्वारा बनाई हुई एक संस्था है, मिजोरम पीपुल्स फोरम। मिजोरम पीपुल्स फोरम में हर कैंडिडेट के साथ उसके स्वयंसेवक वॉलंटियर रहते हैं। कैंडिडेट कहीं घर घर जाके पैसा तो नहीं बांट रहा है, कैंडिडेट आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो जो सबसे शांतिपूर्ण, बहुत कम खर्चीला जो चुनाव है वो मिजोरम में है। तो मेरा कहना यही है कि जहां धन ज्यादा इस्तेमाल होता है वहां पर बहुमत भी मिलता है, और बहुमत से आप कानून और व्यवस्थाओं को कमजोर भी कर सकते हो। यही मेरा आज कहना है। और इस प्रोग्राम का आज का जो गूगल मीट है, इसका निष्कर्ष, सारांश और समापन भी यही है। थैंक यू, धन्यवाद। हनुमान राम। चलो
ठीक है, आप सभी के आने का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का विशेष कोई बात रही हो तो 1 मिनट में अपनी बात रख सकता है। बाकी अब ओवर टू, हम सब मिलेंगे अगले संडे को किसी विशेष को, और जब तक चाहे फैसला आ जाएगा तो हो सकता है फिर विश्लेषण करें इस बात को, हम कहाँ तक पहुंचे, क्या सोचा, क्या हुआ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।